अच्छे तरीके से हम एक बात समझ रहे थे, उसको मैं रिपीट करती हूँ। हम समझ रहे थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंडक्टेंस। टॉपिक क्या चल रहा था? कंडक्टेंस, राइट। और कंडक्टेंस में मैंने एक बात आपको समझा दी थी कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे? इफेक्ट पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है। तो बोला इसको ना दो, अभी इसको नोट मत करो, सिर्फ समझा रही हूँ। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हमने बोला दो तरीके से बात करेंगे, इधर आपको मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, या इधर कुछ भी लिख लो, वीक लिख लो या स्ट्रॉन्ग लिख लो। यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना जी, आप नहीं लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे करके मैंने आपसे दो बातें करी थी। एकदम सही है। आगे सुनना, ये दो बातों के बाद में हमने ऐसे बोला कि जब भी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्चुअली इसका डिसोसिएशन तो पूरा होता है ना। एक रिकैप ले लेते हैं, डिसोसिएशन तो उसका कंप्लीट होता है, तो नंबर ऑफ आयंस तो वो बराबर बनाता है, पहली चीज। लेकिन दूसरी बात आती है, अगर डाइल्यूशन में करूंगी तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो बोला अगर आप डाइल्यूशन करोगे, है ना, अगर डाइल्यूशन करोगे इट मींस वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। या फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन से भी नहीं, डायरेक्ट हमने ऐसे समझा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली ब्रेक हो जाएंगे, है ना। फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और आपके जो आयंस हैं वो फ्रीली भागेंगे। जो आयंस हैं वो एकदम फ्रीली भागेंगे, एकदम सही है। तो बोलेंगे जो आयंस है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं रहेंगे, तो एकदम फ्रीली भागेंगे। इट मींस उनकी मोबिलिटी कह सकते हो इंक्रीज हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि इसी रीजन से कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गए तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो आपके आयंस है सॉरी इजीली भागा करेंगे। यहाँ टेम्परेचर नाप रहे हो भाई, यहाँ पढ़ा रही हूं मैं, है तो बोलेंगे यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। डन, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। एक बात तो हमने ये बोल दी थी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे हूं, सोचो अगर यहाँ नहीं हूं तो वही शुरू कर दोगे, भाई तू कहां से मैं यहां से। अभी सामने हूं तो भी यही कर रहे हैं, तू कहां से मैं यहां से। बोलो भाई, गजब की बात करते हो कि नहीं तुम? अभी तो सामने हूं तो भी यही कर रहे हैं, चली जाऊंगी तो बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। चलो सुनना, तो बोलेंगे ये हमने बात कर ली थी। अब आते हैं जरा वीक के केस में। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो वीक में ना एक शानदार सी बात हमने समझी कि मैम इसमें ना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आई थी, और उसमें ऐसा आया था कि √Ka/C इज इक्वल्स टू अल्फा। ये समझा था कि √Ka/C इज इक्वल्स टू अल्फा, जिसका मतलब है कि अगर डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना भाई, याद आ रहा है कि नहीं, कि डाइल्यूशन कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो यहां से अल्फा इंक्रीज होगा। इट मींस मोर नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होंगे, ज्यादा आयंस बनेंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये दो बातें बोली थी, तो ये समझ में आ गया कि अच्छा डाइल्यूशन जब जब होता है, सुन लो ये बातें कहीं आपको क्लियर नहीं मिलेंगी इतने अच्छे तरीके से, फिर तुम्हें कंफ्यूजन होता फिरेगा। सुनो, ऐसे बोलते हैं जब भी डाइल्यूशन होता है इसका मतलब कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है। विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस तो मैम इंक्रीज होता है, और इसी इंक्रीज्ड कंडक्टेंस को हमने ग्राफ से समझा। किससे समझा था? ग्राफ से। मैंने इस तरीके का एक ग्राफ बनाया, है ना, जहां पे यहाँ पे था लैम्डा मोलर जिसको बोला कंडक्टेंस, और यहाँ चलता है √C, एकदम सही। अब बोलते हैं जैसे जैसे हम पीछे आते हैं, इट मीन्स हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पीछे आएंगे तो कंसंट्रेशन जहां टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूशन की। तो बोला जैसे जैसे कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 कंडक्टेंस इंक्रीजेस, यही बात बोली ना कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब इस इंक्रीज कंडक्टेंस को एक तो हमने ऐसे समझाया, है ना, एक तो हमने ऐसे समझाया, और बोला ये जो है ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ये कंडक्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बस आज मुझे आपको यहीं से कनेक्ट करके एक बात नई सिखानी है जिसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये सब वापस से पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे एक चीज कनेक्ट करनी है अभी। आगे सुनना, दूसरी बात हमने ये समझी कि अगर अपन लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट तब क्या होगा। तो बोला जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तब ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा कि पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, और फिर ये इस तरीके से। डन। ये किसका केस है? बोलेंगे ये केस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये किसका केस है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहां तक की कहानी तो कल तक सारी हो चुकी, सब समझा चुकी, है ना। यहां तक की कहानी तो मैं सारी की सारी समझा चुकी एकदम, ये सब तो हो चुका। अब नया टॉपिक आप ऐड करो, नई हेडिंग डालो। हेडिंग डालना डिबाय हकल, डिबाय हकल लिखिए, नई हेडिंग ऐड करो इसमें। बस ये पुरानी बातें लिंक करेंगे। डिबाय हकल, हकल ऑन सागर,
कौन सा आ गया, इक्वेशन या थ्योरी? डिबाय-हकल ये थ्योरी क्या है, जरा इसे ऐड करो, समझाती हूँ। डिबाय-हकल ऑन-सगल थ्योरी लिखना है, इसे समझते हैं एक बार। इस ग्राफ से ही हमें कुछ बातें समझनी है, जो कल तुम एकदम बेसबर हो रहे थे ना कि ये क्या होता है, बस वही आ गया। तो लिखना डिबाय-हकल ऑन-सगल इक्वेशन या डिबाय-हकल ऑन-सगल थ्योरी। पहले थ्योरी फिर इक्वेशन है, एकदम सही है। अब बस सुनते चलना है अपने को, सुनना ध्यान से। क्या होता है ना, एक बात मुझे बताओ, कोई भी कंसंट्रेशन, एक बार इस ग्राफ पे आना, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो एट एनी कंसंट्रेशन सी। आप एक बात बताना मुझे, सपोज मैंने बोल दिया आपको कि इस कंसंट्रेशन पे, और एकदम ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन तुम भी अपना बना लो क्योंकि रिपीट नहीं कर पाऊंगी ये सब, ठीक है? तो बोलेंगे किसी भी कंसंट्रेशन सी पे, यहां कोई भी कंसंट्रेशन सी है, इस पे कंडक्टेंस क्या है स्ट्रॉन्ग का? तो बोलेंगे मैम एक मिनट, ये रही कंसंट्रेशन है ना, ये कोई कंसंट्रेशन, इस पे कंडक्टेंस पूछ रहे हो, ऐसे बता देंगे। सही है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करोगे। मुझे बताओ, ये जो कंडक्टेंस आया है, ये कोई सा लैम्डा मोलर सी होगा ना, कि लैम्डा मोलर एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी, ये वो होगा लैम्डा मोलर सी। क्या ये लैम्डा मोलर सी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट है क्या? क्वेश्चन क्या है, क्या ये लैम्डा मोलर सी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट है क्या? बताओ भाई, यस और नो। बोलो, क्या बोलोगे? कहीं ढूंढ लो, कहीं पढ़ लेना, इतना कंफ्यूजन मिलेगा ना तुम्हें, इसलिए कह रही हूँ शांति से अभी पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनते जाओ, आगे तक काम आएंगी जिंदगी में। हाँ भाई, क्वेश्चन अपना ये आता है कि किसी भी कंसंट्रेशन सी पे अगर ये मैं लैम्डा मोलर देख रही हूं, तो इज इट लैम्डा मोलर इन्फिनाइट? क्या ये इन्फिनाइट है क्या? क्वेश्चन समझ गए, यस है कि नो है? बोलेंगे नो भाई, बिल्कुल नहीं है। मैम, वो इन्फिनाइट कंडक्टेंस तब होगा जब आप किसी कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो पे आओगे, दैट मीन्स यहां जो आपको ऊपर ऊपर कंडक्टेंस मिलेगा, उसे कहेंगे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। उसे क्या कहेंगे? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। ठीक है, बोलेंगे और वो कैसे मिलेगा मैम? जब इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहां लेके आओगे। सही बोला ना? बोला यहां पे आपको मिलेगा लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। मैम इधर मिलेगा लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, जहां कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होगी, जहां कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो रखी होगी, वहां उस इन्फिनाइट डायल्यूशन पे आपको मिलेगा लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। एकदम ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल है, ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है जो इसमें मुझे लिखना है। अब मुझे आप एक बात बताओगे, क्या किसी भी कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस है वो इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर है क्या? क्वेश्चन आ गया समझ में? नहीं, ग्राफ फिर से मत बनाओ, आपने तो नोट कर रखा है ना जहां लास्ट, बस उसी के आगे कंटिन्यू कर लो। अब हेडिंग डालना डिबाय-हकल ऑन-सगर इक्वेशन या थ्योरी, बस हेडिंग डाल के अपना मामला शुरू करो। अब सुनना, और मैं जब पॉज करूंगी ना, जब रुकूंगी, जब आपको जो भी बात इंपॉर्टेंट अच्छी सी लगे वो अपनी लैंग्वेज में वहां पे ऐड कर लेना, ठीक है ना? दोबारा मत बनाओ। अब सिर्फ हेडिंग डाल के आप लिखना और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि क्या लैम्डा मोलर किसी भी कंसंट्रेशन सी पे जो आपको मिल रहा है, वो कंडक्टेंस इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर है क्या? इन केस ऑफ, पूछो तो सही, किसके लिए पूछ रहे हो? तुम तो भाई शुरू हो जाते हो नो 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 नो। अरे भाई, स्टूडेंट हो तो प्रॉपर बढ़िया स्टूडेंट तो बनो। ये तो पूछते कि मैम किसकी बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो कि वीक की बात कर रहे हो, है कि नहीं? मैंने बोला मैं बात कर रही हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, मैं बात कर रही हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। मैं आपसे पूछ रही हूं कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या लैम्डा मोलर सी किसी भी कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस है, क्या वो इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर होगा? सवाल समझे? क्या जो मेरा किसी भी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस है सी, क्या वो इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर होगा? ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है? नो बोल रहे हो। अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि देखना, बोलेंगे ए बी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, मैम ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है? अगर मैम ये स्ट्रॉन्ग बोला ना आपने, अगर ये स्ट्रॉन्ग बोला तो ये 100 है, तो ये तो 100 का 100 ही टूट जाता है, ये भी 100 बनेगा, ये भी 100 बनेगा, एकदम सही है ना? तो बोलेंगे किसी भी कंसंट्रेशन सी पे जो कंडक्टेंस मिलेगा, इफ इट इज लैम्डा सी, तो वही इन्फिनाइट पे मिलेगा, इट इज लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, बराबर ही तो होगा। बोलो भाई, तुम लोग नो क्यों बोल रहे हो? स्टूडेंट तो ये सोचेगा ना कि बराबर ही तो होगा, सही तो है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट टूटता है, तो किसी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे कंप्लीट टूटेगा और इन्फिनाइट पे भी कंप्लीट टूटेगा, तो कंडक्टेंस तो बराबर ही मिलना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ये कंडक्टेंस बराबर होंगे क्या? बोलो।
और देखो यस नो तो हो गया, अब अपना रीजन देना, और एक बात ये भी बताना मुझे कि ये चीज समझ में आई क्या, जो एक स्टूडेंट ने आपको पॉइंट समझाया, क्या वो समझ में आया क्या? ग्राफ में तो नहीं है ना? अभिजीत कह रहे हैं ग्राफ में तो नहीं है, हाँ एकदम सही बोल रहे हो, ग्राफ में तो नहीं है। फिर अब एक अभी कमेंट दिखता है कि मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स आप कहना चाहते हो कि किसी भी कंसंट्रेशन सी पे इनमें कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस रहेंगे जो आयंस है उनमें। सही बोला ना? बोलेंगे किसी ना किसी कंसंट्रेशन सी पे अगर आप देखोगे ना मैम, तो ठीक है 100% तो टूट जाएगा। जैसे सपोज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयंस आ गए, कंप्लीट टूट गया, लेकिन आयंस के बीच में अभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेंगे जो इसके कंडक्टेंस को इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर नहीं होने देंगे। मैम इन्फिनाइट इज इन्फिनाइट, उसकी टक्कर किसी से नहीं है कि नहीं? इन्फिनाइट कंडक्टेंस जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन जब आप कर देते हो और इन्फिनाइट कंडक्टेंस जब आप नोट करते हो तो वो मैक्स मिलता है, वो मैक्सिमम मिलता है। वो स्टेट होती है जब आयंस के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, वो फ्रीली भाग रहे हैं, वो कंडीशन है। सोचो तो बोलेंगे कैसे बोल सकते हो आप कि किसी कंसंट्रेशन सी पे इन्फिनाइट के बराबर मिलेगा? मैम ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? क्वेश्चन मैंने बनाया, रीजनिंग भी मैंने ही दी, सोल्यूशन भी मैंने ही कर दिया। आए समझ में कि अगर ये चीज पहले पूछ ली, फिर एक स्टूडेंट ने ऐसे सोचा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट ही तो टूटता है, अब ये भी कंप्लीट टूटेगा तो इन्फिनाइट पे भी कंप्लीट टूटेगा। फिर उसके दिमाग में एक चीज आई, अरे नहीं नहीं, इन्फिनाइट की टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि जब हम इन्फिनाइट डायलेशन कर देते हैं तो आपका कंडक्टेंस भी इन्फिनाइट होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे तो वो भी नहीं रहते जब हम इन्फिनाइट डायलेशन कर देते हैं। सही है, ये रीजन तो एकदम बैठ गया दिमाग में, सभी के बैठा क्या? ये रीजन सभी को समझ में आया, अच्छे से आ गया? बताना मुझे। तो बोलेंगे मैम यही बात है कि किसी भी कंसंट्रेशन सी पे जो कंडक्टेंस है वो इन्फिनाइट के बराबर एक्चुअली नहीं होता, और इन्फिनाइट से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। एग्री करते हैं ना? इन्फिनाइट से थोड़ा सा लेस होगा। तो बोलेंगे इन्फिनाइट कंडक्टेंस में से दो फैक्टर में माइनस कर देती हूं। एक तो आता है असिमेट्रिक इफेक्ट, एक आता है असिमेट्रिक इफेक्ट, और एक आता है आपके पास में इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। एक आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये है मजेदार बातें, सुनना आप। ये आपको कहीं भी इतना क्लैरिटी से समझ में आ जाए ना तो मुझे बता देना आप। ये नहीं आती समझ में क्योंकि लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, वो खुद क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको समझ जाना, इसको समझ जाना, ठीक है? इसको सुनना, इसको समझ जाना। बोलेंगे किसी भी कंसंट्रेशन सी पे कंडक्टेंस इन्फिनाइट के बराबर नहीं है, उससे लेस है। ये तो एग्री करते हो ना, उससे लेस है। ये चीज आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो कि किसी भी कंसंट्रेशन सी पे आपने कंडक्टेंस देखा, लेस मिल रहा है, किसी और कंसंट्रेशन पे देख लो, लेस मिल रहा है, लेकिन जो आपको इन्फिनाइट पे मिलेगा वो सबसे मैक्स होगा। सही है कि नहीं? तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी भले ही वो पूरा टूट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं जो कंडक्टेंस को मैक्स नहीं होने देते, उससे थोड़ा कम जाता है। अब ये कम जाने के बीच में दो रीजन आते हैं, एक तो आता है असिमेट्रिक इफेक्ट और एक आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये क्या होते हैं वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट हेडिंग डालो असिमेट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग डालो असिमेट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग डालना असिमेट्रिक इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, क्या है, अभी समझते हैं। ये लो, ये तो हो गए। मैम आपने पहले कंफ्यूज कर दिया। अरे मैंने तो वैसे सोचा जैसे एक स्टूडेंट सोचता है। बोलो भाई, मैंने तो वैसे ही सोचा जैसे एक स्टूडेंट सोचता है, वही सोच के बोला आपको, वही सोच के लिख दिया। देखो रवि कह रहे हैं समझ नहीं आया, क्यों सेम नहीं है? रवि आप खुद बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाएगा तो आपको क्या लग रहा है, कंडक्टेंस मैक्स होना चाहिए, बट मैं कंडक्टेंस कह रही हूँ मैक्स नहीं होगा, क्योंकि किसी ना किसी कंसंट्रेशन पे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे ना, और जब उसको इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर देंगे वो भी नहीं होंगे। तो भाई इन्फिनाइट की टक्कर थोड़ी कर सकते हो आप, बोलो समझ में आया कि नहीं? इन्फिनाइट की टक्कर नहीं कर सकते अपन। पहला लिखिए क्या इफेक्ट है जो रोकता है कंडक्टेंस को मैक्स होने से। फर्स्ट लिखना असिमेट्रिक इफेक्ट। बोलो भाई, एक आधे स्टूडेंट्स तो पक्का से ऐसे रहेंगे जो ये बोलेंगे हाँ भाई समझ नहीं आ रहा। लिखना फर्स्टली असिमेट्रिक इफेक्ट। थोड़ी सी शांति रख के झेल लो मुझे, बस थोड़ा सा झेल लो। इनके लिए अगर कोई चीज मुश्किल होने लग जाती है, पूछने लग जाते हैं कितने लेक्चर्स बाकी हैं, समझ जाओ इनके लिए मुश्किल हो रही है कि नहीं भाई? चलिए हेडिंग डालिए असिमेट्रिक इफेक्ट।
हाँ जी, एट जीरो कंसेंट्रेशन कंडक्टेंस इज मैक्सिमम, एकदम सही। लिखिए असिमेट्रिक इफेक्ट। अब अपन पता है क्या करेंगे, बस किसी भी कंसेंट्रेशन सी पे जो कंडक्टेंस आ रहा है वो इन्फिनाइट के बराबर नहीं है, एक्चुअली उससे लेस है, तो लेस करके बताएंगे। तो बोला इसमें से कुछ घटा देंगे, फिर कुछ और घटा देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू रिजल्टेंट आ रही है, यस ये कमी आएगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन से थोड़ी लेस आएगी, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे असिमेट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इधर लिख लेते हैं ताकि अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाएगी। लिखना असिमेट्रिक इफेक्ट, पहला इफेक्ट आता है, फिर आपको वो ग्राफ और भी बढ़िया समझ में आएगा, बस थोड़ी सी देर की शांति। लिखना असिमेट्रिक इफेक्ट। देखो क्या होता है ना, सपोज करो मेरे पास में एक बीकर है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और सपोज करना कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे नेगेटिव आयंस भी होंगे, मस्त घूम रहे होंगे, ठीक है जी। अब मैंने लिया कि फर्स्ट सबसे पहले चीजें लेती हूं कि जब मैंने स्विच ना ऑफ कर रखा है, व्हेन स्विच इज ऑफ, मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, इट मीन्स पक्का से इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड होगा, और जैसे ही ये बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे ये बैटरी से कनेक्टेड है और स्विच ऑफ है, इसका ये मतलब हुआ कि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस मस्त तरीके से सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब एक बात सुनो, देखो ध्यान से, मस्त सुनना एक बार। ऐसे बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट है ना, तो मैम पॉजिटिव को नेगेटिव ने लेट सपोज इस तरीके से सराउंड कर रखा है, ऐसे घेर रखा होगा, ये नेगेटिव आयन ये नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आयन इस तरीके से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक स्फीयर, या फिर बोल सकती हूँ सिमेट्रिकल आयनिक स्फीयर, बोल सकती हूँ ना, इसको बोल सकती हूँ। देखना जब स्विच ऑफ है तो सबसे पहले लिखना जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट है उसके जो आयंस हैं उन्होंने क्या बना रखा है, एक आयनिक क्लाउड बना रखा है, एक आयनिक क्लाउड, या फिर इसी को ही बोलते हैं कि सिमेट्रिकल, इसको लिखना सिमेट्रिकल आयनिक क्लाउड, या फिर इसको आप लिख लो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आयनिक स्फीयर, सिमेट्रिकल आयनिक स्फीयर मस्त तरीके से बना रखा है कि अगर ये केटायन है तो इसको एनायंस ने इस तरीके से सराउंड कर रखा है, जैसे Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन इस तरीके से इसको सराउंड कर रखा है सिमेट्रिकली, एकदम ठीक है, समझ में आता है ना। हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा है, सही। अब दूसरी बात सुनना, सेकेंड स्टेज, ये तो समझ में आ गया। आगे अब मैंने लिया व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच, जो आपका स्विच है, व्हेन स्विच इज ऑन, अब मैंने क्या कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। बोलेंगे मैम जैसे स्विच ऑन करोगे ना तो एक्चुअली यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉड्स हैं इलेक्ट्रॉड्स, इन इलेक्ट्रॉड्स पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि अगर जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया तो बोलेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉड लेट सपोज बन गया नेगेटिवली चार्ज, है ना भाई, और ये वाला इलेक्ट्रॉड लेट सपोज बन गया पॉजिटिवली चार्ज, सही है ना। जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया, बैटरी ऑन कर दिया, तो बोलेंगे जैसे स्विच ऑन हुआ दोनों इलेक्ट्रॉड्स पे कैसे चार्ज आ गए, पोलैरिटी डेवलप हो गई, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही चार्जेस आए ना, जो क्लाउड आपका सिमेट्रिक चल रहा था इस तरीके से कि ये कैटायन था, इसको एनायंस ने घेर रखा था, अब कैटायन को क्या दिखेगा, जैसे पोलैरिटी आई बोलेगा अरे मैं तो उधर भाग रहा हूं, डन, और एनायंस जो इसके सराउंडेड थे ये बोलेंगे अरे हम तो उस तरफ खींचेंगे, भाई पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये भागने लगेंगे, सही है। बोले जैसे ये भागने लगेंगे ये क्लाउड आपका डिफ्यूज होने लगेगा, कैसा होने लगेगा, ये क्लाउड आपका इस तरीके से डिफ्यूज होने लगेगा कि कैटायन जो बीच में ये तो उधर भागना चाहता है, बाकी एनायंस उसको पीछे खींच रहे हैं क्योंकि एनायंस तो इधर भागना चाहते हैं। इट मींस जो आपको सिमेट्रिकल आयनिक क्लाउड दिख रहा था ना, एक्चुअली इट विल नो मोर सिमेट्रिकल, अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इसको एनायंस यहां पे लिखे और ये एनायंस भाग रहे हैं अपोजिट साइड, ये एनायंस भाग रहे हैं इस तरीके से अपोजिट साइड, ऐसे,
कि कैटायन तो उधर भागेगा, ये सारे पीछे भाग रहे हैं ऐसे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने क्लाउड बनाया है, क्या ये अभी भी सिमेट्रिकल है? क्या ये अभी भी सिमेट्रिकल है? बोलेंगे नहीं, ये अभी सिमेट्रिकल नहीं है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल आयनिक क्लाउड। इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल आयनिक स्फेयर, ये अनसिमेट्रिकल आयनिक क्लाउड। अब आप एक बात बताइए मुझे, वैसा वाला जो आपका क्लाउड था वो मस्त तरीके से घूम रहा था। एक बार शांति रख के बात सुन लो, बाद में पूछ लेना डाउट्स अपने, ना तो तुम्हारे डाउट्स हो पाएंगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी, पहले बस बता चुकी हूँ ना। अब सुनो, बोलेंगे पहले क्या था, कैटायन एनायन मस्त तरीके से ऐसे घूमते थे तो कंडक्टेंस ठीक था। अब की कंडीशन में जब कैटायन भाग रहा है उधर, एनायन भाग रहे हैं पीछे की साइड, तो ना तो ये कैटायन को भागने देंगे, ना खुद अच्छा भाग पाएंगे, है ना भाई। बेचारे सेंट्रल कैटायन जो अपना ये है, सेंट्रल आयन जो है, इस पे लगेगा एक रिटार्डिंग फोर्स। आप सोचो ना, वो गेम नहीं खेलते अपन कि भाई, वो क्या बोलते हैं उस गेम को, कि भाई मैं इधर भाग रही हूँ, और हाँ कबड्डी में भी होता है खैर ऐसा, कि मैं जैसे आगे भागना चाहती हूँ, कुछ लोग मुझे मिलकर पीछे खींच रहे हैं, तो मैं भी आगे नहीं भाग पाऊंगी, और ये जो नेगेटिव आयंस इधर जाना चाहते हैं ये भी इतना अच्छा नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से आयंस की जो मोबिलिटी है, आयंस का जो दौड़ना था, जो स्पीड थी, जो मोबिलिटी है, वो कम हो गई। एकदम सही है। तो उनकी मोबिलिटी कम हुई, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी कम हो गया। तो इसको बोलते हैं, ये एक फैक्टर है आपका असिमेट्रिक इफेक्ट, इसको बोला जाता है असिमेट्रिक इफेक्ट। ये जो असिमेट्री यहाँ पे क्रिएट होती है आयनिक क्लाउड्स में, जिसकी वजह से जो आयंस आपके थे, जो कंडक्टेंस शो कर रहे थे, मस्त घूम रहे थे, अब वो उतना मस्त नहीं घूम रहे और कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस आपके आयनिक क्लाउड पे जैसे ये बना असिमेट्रिक, अब इस पे लग रहा है एक रिटार्डिंग फोर्स। अब एक क्या लग रहा है? एक लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स, जो इस कैटायन को, सेंट्रल आयन को पीछे की साइड खींच रहा है, जो कि इसकी मोबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, जो कि इसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सारे के सारे आयंस की मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट कंडक्टेंस भी कैसा हो जाता है? आयंस की वजह से कम हो जाता है, इस आपके रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, या फिर इस असिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक इफेक्ट, जो किस में देखा जा रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा जा रहा है। और ऐसा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये फैक्टर्स इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। आपने सही बोला कि भाई स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली टूट जाता है, आयंस बना लेता है, तो आयंस ऐसे घूम रहे होंगे, लेकिन आयंस में लगेगा रिटार्डिंग फोर्स। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, पोलैरिटी डेवलप हुई, अब लगा एक रिटार्डिंग फोर्स, ना तो खुद भाग पा रहे हैं ना दूसरे को भागने दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली मोबिलिटी आयंस की होगी डिक्रीज, एज वेल एज कंडक्टेंस विल गेट डिक्रीजेस। इसको कहते हैं सिमेट्रिक इफेक्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन कंडक्टेंस। समझे? नोट करो, नोट करो। और अब पूछो क्या बोल रहे थे, किस किस को समझ में आ गई बात बढ़िया से? तो ये जो आपका डिबाई-हक्केल ऑन-सागर थ्योरी है, या ऑन-सागर इक्वेशन है, अभी इक्वेशन भी लेके आऊंगी। जो इक्वेशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी समझाता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किस किस को समझ में आया? पूछिए एक बार। वीक में भी होगा ना? वीक में तो एक्चुअली आयंस इतने अच्छे नहीं होते नीरज, इसलिए ये चीज हम स्ट्रॉन्ग के लिए समझाते हैं। ये आपकी जो पूरी की पूरी आई है ना, पूरी की पूरी कहानी आई है, स्ट्रॉन्ग के लिए आई है, वीक के लिए नहीं आई। वंस मोर तो ऐसे बोलते हैं, मैंने कोई गाना गा दिया हो यहाँ, और वंस मोर। रिटार्डिंग नेगेटिव आयंस की वजह से है ना? हाँ ऑब्वियसली रवि, ये चीज दोनों पे चलती है, कैटायन पे भी एनायंस पे भी। जैसे कैटायन के लिए बोला ना कि नेगेटिव आयंस ने घेर रखा है, उल्टा बिल्कुल सिमिलर आपका नेगेटिव आयन भी होगा, उसको कैटायंस ने घेर रखा होगा, और वो भी नहीं जा पाएगा, उस पर भी लगेगा रिटार्डिंग फोर्स, और पूरा का पूरा कंडक्टेंस होगा डिक्रीज। दोनों पे वर्क इक्वली करता है भाई। कैटायन को घेर रखा है नेगेटिव आयंस ने, आपके नेगेटिव आयन को, एनायन को घेर रखा है पॉजिटिव आयंस ने, दोनों पे वर्क करेगा इजीली। ठीक है? डाइल्यूशन का कोई काम नहीं है। अभिजीत डाइल्यूशन नहीं पढ़ रहे अभी हम डाइल्यूशन नहीं पढ़ रहे, अभी तो ये पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन से पहले की कहानी, कि किसी भी कंसंट्रेशन सी पे, कोई भी कंसंट्रेशन है जिसपे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो ऐसे बना हुआ है, जिसमें कैटायन और एनायन इस तरीके से है, एकदम सही। तो हम बोल रहे हैं उस कंसंट्रेशन सी पे कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा क्या? बोला नहीं भाई, कंडक्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ कम होगा। तो वो कम का रीजन समझा रही हूं क्या है। ठीक है? आई बात समझ में? अब सुनना, देखो इस चीज को अब सुनना, ऐसे समझाती हूं मैं।
यहाँ पे लिखना है इसको कि पहले आपके पास में है इस तरीके से सिमेट्रिक आयन क्लाउड, सिमेट्रिक आयन क्लाउड, ठीक है। ये कंडीशन थी जब आपके पास में कोई भी पोलैरिटी नहीं थी। जैसे ही पोलैरिटी आई, अब आपका जो सिमेट्रिक आयन क्लाउड है ये बन गया असिमेट्रिक। इट मीन्स अब कैटायन तो जाना चाहता है अपोजिट साइड और एनायन जाना चाहता है अपोजिट साइड, तो ना खुद जाएंगे जा पाएंगे ना दूसरे को जाने देंगे। इसको बोलते हैं असिमेट्रिक आयन क्लाउड, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जैसे ये असिमेट्री आई, अब आयंस की मोबिलिटी, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ना, तो लिखना है यहाँ पे, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि रिटार्डिंग फोर्स वर्क करता है, रिटार्डिंग फोर्स वर्क्स, जिसका मतलब है कि मोबिलिटी आयंस की हो जाती है डिक्रीज, उतनी अच्छे से भाग नहीं पाते, मोबिलिटी डिक्रीजेस, जिसका मतलब हुआ कि कंडक्टेंस भी डिक्रीजेस। अब सुनना आप मेरी एक बात, यहां से एक बात बोल सकती हूँ, ये जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस जो डिक्रीज हुआ, इसको बोलना लैम्डा मोलर असिमेट्रिक। क्या बोलना? लैम्डा मोलर असिमेट्रिक। और लिखना ये होता है ए लैम्डा मोलर रूट सी। किसके इक्वल होता है? ए लैम्डा मोलर रूट सी के। किसके इक्वल होता है? ए लैम्डा मोलर रूट सी। अब ये क्या है? ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आता है जहां पे लैम्डा मोलर आपका क्या है? कंडक्टेंस, और ए क्या होता है? असिमेट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? असिमेट्रिक कांस्टेंट। जब कुछ बातें हमारे लिए नई होती हैं तो उनको शांति से सुनना भी चाहिए भाई, एक बार सुन लो फिर देखना। दूसरी बात समझना, फिर से ये जो आपका अनसिमेट्रिकल आयनिक क्लाउड बना, फिर से बीच में एक फेज आता है जब ये सिमेट्रिकल बनता है, फिर से फेज आएगा जब ये सिमेट्रिक आयन क्लाउड फिर से बन जाएगा। ये जो गैप आता है ना, टाइम गैप, सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल से अगेन सिमेट्रिकल, जो टाइम गैप आता है ना, उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से ही इसको हम एक और नाम देते हैं, जो नाम आता है रिलैक्सेशन इफेक्ट। कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ोगे इसी का नाम पड़ता है, असिमेट्रिक इफेक्ट का ही नाम होता है, दूसरा नाम है इसका रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है? रिलैक्सेशन कि असिमेट्रिक से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक से असिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, ये जो टाइम गैप आता है बीच में आयनिक क्लाउड को सिमेट्रिक होने से फिर से असिमेट्रिक डिफ्यूज रहता है, इसको असिमेट्रिक भी बोल सकती हूं मैं, असिमेट्रिक आयनिक स्फीयर, या फिर इसको ये भी कह सकती हूँ कि डिफ्यूज आयन क्लाउड। क्या कह सकती हूँ उसको? डिफ्यूज हो गया ना भाई, डिफ्यूज्ड आयन क्लाउड इसको ही कहते हैं। ये जो असिमेट्रिक आयन क्लाउड बना इसी को कहा जाता है डिफ्यूज आयन क्लाउड। तो जो ये आपका सिमेट्रिक फिर डिफ्यूज फिर सिमेट्रिक, ये जो गैप आया ना, टाइम गैप विद इन सेकेंड्स का होता है ये, तो जो टाइम गैप आया कि बनता है असिमेट्रिक बनता है फिर से सिमेट्रिक बन जाता है, ये जो टाइम गैप आया और मोबिलिटी डिक्रीज हुई, इस टाइम गैप को ही कहा जाता है रिटार्डिंग फोर्स, रिलैक्सेशन इफेक्ट, और इस इफेक्ट का नाम चलता है आपका रिलैक्सेशन इफेक्ट, और ये चलता है रिलैक्सेशन टाइम। डन। क्यों असिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा? जस्ट पोलैरिटी की वजह से चीकू जो इलेक्ट्रॉन्स पे डेवलप हो रही, ठीक है। अब सुनना, देखो दूसरा इफेक्ट, एक तो ये था जो किसकी वजह से था? सॉल्यूट के ही आयंस की वजह से था, कि ये भी सॉल्यूट का आयन, सॉल्यूट बोले तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, जैसे Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। डन। अब आप दूसरा सुनना, सेकंड इफेक्ट नोट करो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। सेकंड नोट करना, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और अब एक मजेदार बात सुनना, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में ना एक्चुअली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। किसका इंटरेक्शन होता है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। इट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या मतलब? जैसे सपोज करना, फिर से मैंने NaCl की ही बात करी, NaCl की बात करी और बोला अगर ये Na पॉजिटिव आयंस हैं सोल्यूशन में, और हमेशा ना ये जो डिबाई-हकल ऑन-सगर इक्वेशन चल रही है, ये थ्योरी चल रही है ना, ये थ्योरी हमेशा हमेशा बात करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका कंडक्टेंस मैक्स हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। मैक्स हो सकता था ना, जो हमने हमारे दिमाग में सोचा था कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट टूटेगा तो कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे मैक्स के बराबर होगा। नहीं, वो मैक्स नहीं है। क्या रीजन है पीछे? वही रीजन समझ रहे हैं हम कि इसका कंडक्टेंस मैक्स नहीं है, कुछ कम है। तो कम एक इस रीजन से है और कम का रीजन अगला समझा रही हूं कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग को समझाता है, वीक को नहीं।
आगे सुनना। तो बोलते हैं हमारे पास में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन सपोज इस तरीके से घूम रहे हैं। अब ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अपन पढ़ चुके हैं ये वाला इफेक्ट, इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। कैसे कि जैसे अगर Na पॉजिटिव आयन्स है, इनको अगर सराउंड कर रखा है आपके सॉल्वेंट के आयन ने, किसने, सॉल्वेंट ने इस तरीके से इसको क्या कर रखा है, पूरा का पूरा सराउंड कर रखा है, तो बोलेंगे अब ना डाइपोल पढ़ा है ना मैंने आपको, ये आयन डाइपोल, तो बोलेंगे अब आपके बीच में आयन और यहाँ पे पोलैरिटी इस तरीके से नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन, और लास्ट में पीछे रहेंगे पॉजिटिव आयन। ये डाइपोल बन जाएगा, पॉजिटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन। ये जो इंट्रैक्शन है आयन का और डाइपोल का, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, एक्चुअली दिस इंट्रैक्शन इज ऑल अबाउट सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है। ये सही बोला ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कहते हैं इसे, कि इट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि आयंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वेदर इट इज पॉजिटिव आयन और वेदर इट इज नेगेटिव आयन। अब अपोजिट बनाने की नीड है क्या भाई, समझ गए ना, कि जो Cl होगा उसको घेर रखा होगा डाइपोल के पॉजिटिव ने और नेगेटिव सेंटर उसका दूर होगा। Cl का तो खुद बना लेंगे हम। बोलेंगे ये इंट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में है, जिसकी वजह से जो आयंस है, सॉल्यूट के जो आयंस है, उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मोबिलिटी डिक्रीज होने का दूसरा रीजन आया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसको बोला आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। डन। और बोला मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। और इस डिक्रीज कंडक्टेंस को मैंने लिखा लैम्डा मोलर और लिखा B√C। क्या लिखा, B√C। इसको बोलना सेकंड, ये हुई सेकंड इक्वेशन, और इस वाले को बोलना जो पहले लिखा है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ये इक्वेशन है फर्स्ट असिमेट्रिक की वजह से, और ये है सेकंड आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक की वजह से। और B क्या है, B भी आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। B क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। एकदम सही है, B क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ड्यू टू बल्कीनेस कंडक्टेंस डिक्रीजेस, हाँ एकदम सही है कि आपका आयन बल्की बन गया, पहले तो नॉर्मल था, अब एक हाइड्रेटेड आयन बन गया, बल्की बन गया, सॉल्वेटेड आयन बन गया, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एकदम सही है ना। अब सुनना एक मजेदार बात, फर्स्ट को यूज करते हैं, कहां गया फर्स्ट, ये रहा, इसको मेरे को ना दिखता नहीं है बिना ये बॉक्स बनाए, ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, और एक यूज करते हैं अपन सेकंड को, सेकंड ये रहा। डन, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल गए। अब चलते हैं, जरा यहाँ पे आ जाओ एक बार मस्त तरीके से। अब मुझे एक बात आप समझा दो, लैम्डा मोलर C किसी भी कंसेंट्रेशन C पे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट के बराबर नहीं है, कुछ कम है। तो बोला एक तो ये कम है, एक तो ये कम है, बताओ फर्स्ट से वैल्यू क्या है, फर्स्ट से एक बार वापस रिपीट कर दूंगी मैं, एक बार जो चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट की वैल्यू क्या है, बोलेंगे ये है लैम्डा मोलर, क्या था A, लैम्डा मोलर √C। डन। और ये क्या है B, इलेक्ट्रोफोरेटिक, ये बोलेंगे B√C। सही बोला ना। इसको लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से मैंने क्या किया भाई, ये बराबर नहीं है, आपको लग रहा था कि ये ऐसे होगा, आपको लग रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बराबर होगा, मैंने कहा भाई बराबर नहीं है, कुछ कम है, तो वैल्यू को कम किया। भाई जैसे तुमको सपोज 100 रुपए मिले, मम्मी ने 100 रुपए दिए, अब तुम्हारे 100 रुपए नहीं रहते, उसमें से भाई 10 रुपए का सपोज कुरकुरा खा लिया, ठीक है, और सपोज 10 रुपीज की चॉकलेट खा ली, वैसे इतने सस्ते काम तुम्हारे नहीं होंगे, सपोज कर लो तुमने कुछ और 50 रुपीज की कोई चॉकलेट खा ली, तो क्या 100 के 100 बराबर रहे क्या, बोलेंगे नहीं भाई कुछ कम हो गया, कुछ अमाउंट कम हो गया, 60 रुपीज कम हो गए। वही बात है कि आपकी किसी भी कंसेंट्रेशन C पे कोई लैम्डा मोलर था, आपको लगा बराबर चलेगा इन्फिनाइट के, बराबर नहीं है, कुछ कम है। वो कम की बात कर रहे हैं, दो रीजन से कम है, कि असिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। एक है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, एक है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। डन। अब बस कुछ नहीं करना, अब लिखना लैम्डा मोलर C इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, और क्या कॉमन दिख रहा है मैम √C, तो बोला एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिख देंगे A लैम्डा मोलर इन्फिनाइट प्लस B, और यहां लिख देंगे √C। एकदम सही है। आगे सुनना, अब ये जो चीज आपको दिखी ना, ये चीज, ये जो पूरा दिखा, कहीं कहीं बुक्स में इसको B भी बोल देते हैं, है ना, कहीं कहीं बुक्स में इसको स्मॉल b भी बोल देते हैं। तो लिखना लैम्डा मोलर C इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर इन्फिनाइट और एक नया कांस्टेंट B√C। देखो ये आ गई पूरी की पूरी इक्वेशन। और अभी 2 मिनट की शांति और बस, इसके बाद एक मजेदार सी बात आने वाली है, बस ये आ गया। ये जो B है ना, B, इस B को लिख लेना, इसको कहते हैं कोलराउश कांस्टेंट, इसको कहते हैं कोलराउश कांस्टेंट, कोलराउश कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू होती क्या है बी की, तो बोलना बी की वैल्यू हमारे पास में बी, ये पूरा का पूरा डब्बा है ना भाई, इस पूरे को बी बोल दिया, तो बी की वैल्यू है ए लैम्डा मोलर प्लस बी, ये पूरा है मैम स्मॉल बी, सही बोला ना, ये पूरा का पूरा है स्मॉल बी। अब एक बात सुनना आप मस्त सी, ये जो पीछे अपन ने ग्राफ देखा था ना, ये पीछे जो ग्राफ देखा था स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे जा रहा था, अब इसको अपन समझ सकते हैं, देखो कैसे, आप सुनना ध्यान से सुनते चलो बस तुम। अब लास्ट में आके मैं आपको एक बात लिखती हूँ, जो इक्वेशन आई वो ऐसी आ रही है कि लैम्डा मोलर किसी भी कंसंट्रेशन सी पे इन्फिनाइट के बराबर एक्चुअली नहीं है, कुछ कम है, तो ये मैंने कम वाली चीज माइनस कर दी कि कुछ कम है, ठीक है। अभी शांति, 2 मिनट की और शांति बस। इसको बोलेंगे ये जो इक्वेशन आती है ये होती है डिबाय-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन, इसे कोई कहा जाता है ऑन-सेगर इक्वेशन। अब सुनना नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये बोलती हूं कि मुझे एक ग्राफ बनाना है, सुनना एक बार ध्यान से सुन लो, नोट कर लेना, फिर टाइम भी दूंगी, अभी सुन लो बस। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ग्राफ बनाना है मुझे, किस किस के बीच में, लैम्डा मोलर के बीच में और रूट सी के बीच में, यही तो वो ग्राफ है ना जो पीछे बनाया है, यही तो वो ग्राफ है ना जो पीछे बनाया है कि लैम्डा मोलर और रूट सी के बीच में, एकदम सही है। अब बोलेंगे ये रहा लैम्डा मोलर और ये रहा रूट सी, भाई ये लैम्डा मोलर तो किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है ना, तो बोल दिया लैम्डा मोलर सी और ये रहा रूट सी, एकदम सही। अब बोला ये है y, ये है x, तो ये है m, ये है c, एकदम सही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इट मीन्स मैम एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, एक क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसको मैंने ऐसे बनाया। अब ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है खुद चेक कर लो भाई, स्लोप क्या आ रहा है इस इक्वेशन से, जो स्लोप आ रहा है वो माइनस का b आ रहा है, इट मीन्स मैम नेगेटिव स्लोप है, तो मैंने ये बनाया नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव ऐसे होता है ना, और अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ऐसे बनाते हैं इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव स्लोप है तो बोला डिक्रीजिंग, डन है भाई, ये बन गया इस तरीके से डिक्रीज, एकदम सही है। आगे सुनना, अब सुनो नेक्स्ट में, अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया था हमने, इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करके लेके गए थे तो यहां मिला था मुझे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, और एक्स्ट्रापोलेट करके इंटरसेप्ट तो मिलता है, एकदम सही है। इसको आप जब एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो इंटरसेप्ट तो मिलता है यहाँ, तो बोलेंगे यही तो मिलता है इंटरसेप्ट, तो लिखना इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, क्या आ गई, इन्फिनाइट। अब चाहे तुम मेरे से बोलो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, वो भी दे दी, अब फिर पूछो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो भी दे दिया। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, उसका ऐसा क्यों आया, उसकी बात करूंगे, भी रुकना, अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग की बात कर रही हूँ। तो बोलेंगे ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, वो इसकी वजह से आता है। इसको कभी कभी ये जो ग्राफ अपन ने बनाया था ना, ये वही तो है भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही है जो कल बनाया था ये वाला। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कौन, डिबाय-हकल आपकी ऑन-सागर इक्वेशन, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेन करती है, पूरा लिखना पड़ेगा। डिबाय-हकल ऑन-सागर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर, एकदम सही है ना, इसको एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसको कभी कभी हम डिबाय-हकल कर्व भी बोल देते हैं या डिबाय-हकल ग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक है। इस ग्राफ का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको डिबाय-हकल ग्राफ या डिबाय-हकल कर्व भी बोल दिया जाता है, जहां से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को किसने समझाया, डिबाय-हकल ऑन-सागर इक्वेशन ने। वीक का क्या काम है वो भी समझाऊंगी, कि वीक कैसे आता है वो भी बताऊंगी, डन। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बोला अच्छा, इसीलिए ही कल एक बात बोली जा रही थी कि कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट निकालना है तो बस पीछे लेके जाओ, इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, एकदम सही। और एक मजेदार बात सुनना, इस इक्वेशन से ही जो आ रही है, इस इक्वेशन में देखो एक बार, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन में ऐसे बोलती हूँ कि कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो बन गई, जैसे ही मैम कंसंट्रेशन जीरो बनेगी ये चीज हट जाएगी ना, और जैसे ये हटेगी तो लैम्डा मोलर सी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब कि वो कंसंट्रेशन जिसपे ये कंसंट्रेशन आपकी टेंड्स टू एकदम जीरो है, जो कंडक्टेंस है वो इन्फिनाइट कंडक्टेंस के बराबर है, समझे कि नहीं, आगे ना शानदार बात, कि जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो है, कंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर है, इन्फिनाइट कंडक्टेंस के। खत्म, सारी की सारी चीजें इससे एकदम क्लियर। बोलो अब कोई डाउट तुम्हारा बचता है, एक भी डाउट की स्कोप मैंने छोड़ा ही नहीं है, फिर भी पूछ लो क्योंकि तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम तो ले आओगे। बताओ भाई क्या आया, क्या डाउट बचा। अच्छा एक तो ये दुखी हो गए कि स्लोप की वैल्यू माइनस बी कैसे, अरे स्लोप इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, सही बात। अब एम एक्स प्लस सी लिखूं या y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स लिखूं, बात तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे भी लिख सकते हैं भाई। ऐसे लिख दिया कि 100 रुपए इक्वल्स टू
60 प्लस 40, या फिर लिख दूं 40 प्लस 60, अलग अलग थोड़ी है। डन, ये लिख दिया। आगे सुनो, बोलेंगे यहां से कंपैरिजन जब किया तो स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलेंगे स्लोप m इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख दें क्या कि प्लस का माइनस बी। अब तो मैचिंग मैच हो रहा है ना एकदम, कि प्लस प्लस है तो स्लोप क्या आ रहा है माइनस बी। डन, ऐसे समझ लो, जैसे भी समझो भाई, तुम्हारी मर्जी है, ये देख लो। क्लियर है? ये 100 रुपए तो हटाएं, 100 और 40 रुपीज। चलो भाई, अब बताओ क्या स्कोप बचा। डाउट ये है कि स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज, अगर सामने होते हैं मन तो पिटाई हो जाती तुम्हारी मस्त एकदम, है ना। डाउट ये है कि स्लाइड चेंज कर दो। ये लो भाई, कौन सी स्लाइड पे जाना है बताओ, कहाँ करनी है आपको घूमी घूमी, इधर या इधर। अब बताओ कोई भी डाउट बचा हो तो तुम्हारा। कुरकुरा कब, क्या कब आया, क्या समझ नहीं आई कुछ, समझ गए? तो ये चीजें इतनी क्लैरिटी से आप क्लियर रखना, इतनी क्लैरिटी से क्लियर आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, इतनी गारंटी तो मैं ले लूं। ठीक है, चलो कोई डाउट। अब मैं जब पढ़ाती हूँ जब तो तुम बीच बीच में इतना परेशान करते हो भाई, इतना इतना परेशान कर रहे होते हो। अब जब रुकी होती हूँ कि पूछ लो अब कोई दिक्कत है, जब पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि पढ़ाते हुए सारे डाउट्स मैं खुद ही कैटर कर लेती हूँ, वो तुम में पेशेंस नहीं होता। डाउट ये है कि काश ऐसी इक्वेशन वीक के लिए भी वीक के लिए नहीं, नहीं भाई, उम्मीद करो ऐसा वीक के लिए ना ही आए। बढ़िया है ना, वीक के लिए भी समझा दूंगी, वीक के लिए कोई इक्वेशन नहीं है। ये सारा का सारा खेल किसके लिए चल रहा है, स्ट्रॉन्ग के लिए। सही है जी, डाइजेस्ट कर लो एक बारी फिर पूछ लो। जैसे गुड़ पे मक्खी होती है ना भाई, वैसे ही बोल रहे हैं पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज क्यों। अरे भाई सीधी बात है कि अपोजिट आयन अट्रैक्ट करता है, तो अगर एक पॉजिटिव सेंटर है तो उसको नेगेटिव आयन क्लाउड अट्रैक्ट करेगा, एक नेगेटिव सेंटर तो पॉजिटिव करेगा, सीधी बात। मैम लैम्डा मोलर इन्फिनाइट के इक्वल करना क्यों है। मैम पानी क्यों पीना है, खाना क्यों खाना है, ये ऐसा क्वेश्चन है। बी का कोई वैल्यू है, कौन से बी का, स्मॉल बी का। देखो ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, और आपका ए भी कांस्टेंट है, और स्मॉल बी के लिए पूछोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस लैम्डा मोलर बी, जो पीछे लिखा था वही है। ये रहा, कहां गया, ये रहा कि स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, ए लैम्डा मोलर प्लस बी। बाकी इनकी एज सच वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही दी होती। ठीक है, अरे अरे अरे, अब 2 मिनट की शांति रख के इसको डाइजेस्ट कर लो, ताकि मैं भी 2 मिनट सांस ले लूं, फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। इतने नेगेटिव चार्ज क्यों एक पॉजिटिव पे, जवाब नहीं है भाई मेरे पास। नेगेटिव चार्ज क्यों इतने पॉजिटिव पे सराउंड करते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चन करते हो। अब इनको लग रहा है जब कोई डाउट नहीं बचा तो चलो जबरदस्ती कुछ तो लाएं, है ना। रिटार्डिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस, है ना मैम, साउंड भी आ गया मुझे। रिटार्डिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा तो मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम, एकदम सही है कृष्णा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते, क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ऋषभ, नहीं बनते तो सोल्यूशन से सीखो, बस यही आंसर। समझ गए ना आज अच्छे से। आप किसी को फ्यूचर में तुम भी समझा देना, ठीक है, कोई दिक्कत करे तो उसको समझा देना अच्छे से। रिटार्डिंग फोर्स बता दीजिए। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पीछे खींचने वाला फोर्स। जैसे कभी कभी हमारा मन करता है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन वहीं दोस्त का कॉल आ जाता है, फिर बोलता है चलो खेलने चलते हैं बाहर, कि चलो आज मूवी देख लेते हैं, या फिर चलो हम कुछ खाने चलते हैं बढ़िया। इट मीन्स वो रिटार्डिंग फोर्स है जो हमें आगे नहीं जाने दे रहा, तरक्की की तरफ, है कि नहीं। तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है कि जो हमें पीछे खींचे, सही है। तो वही बात है कि अगर एक आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है और अगर उसको नेगेटिव आयंस ने इस तरीके से सराउंड कर रखा है, और दूसरी चीज तो ये सिमेट्रिकली एकदम सराउंडेड है,
है ना। लेकिन जैसे पोलैरिटी डेवलप हुई तो पॉजिटिव सेंटर तो आगे भागना चाह रहा था, इसलिए वो थोड़ा आगे की तरफ है, खिंच रहा है ना भाई, खिंच रहा है वो। और नेगेटिव सेंटर जो है, नेगेटिव आयंस जो है वो पीछे की तरफ खिंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेचारे उधर भाग रहे हैं, ये आगे भाग रहा है। तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा कि नहीं, एक फोर्स जो आगे जा रहा है, एक फोर्स जिसको पीछे खींच रहा है कि नहीं। कि जैसे आज मन कर रहा है पढ़ाई करे, नहीं नहीं खाने चलेंगे, ऐसे तो पीछे खींच रहा है, तो स्पीड कम होगी ना अपनी, अपने मन डुलेगा कि हाँ भाई खाने चलते हैं, चलो कल से पढ़ लेंगे। यही बात है कि जैसे आपने सोचा कि आगे जाना है, एक रिटार्डिंग फोर्स पीछे खींच रहा है, जिसकी वजह से अपनी मोबिलिटी डिक्रीजेस, मन अपना डिक्रीजेस, ठीक है, तो पढ़ाई अपनी डिक्रीजेस। चलो बढ़े आगे। तो ये सारी बातें थी आपकी, इसलिए कहा था 2 मिनट शांति रख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब ये समझ में आया कि अच्छा अब कभी भी ग्राफ आया तो उस ग्राफ को हम ये समझा देंगे, सुनना देखो अब शांति से। तो अब ये समझ में आ गया मैम एकदम क्लियरली कि डिबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर, कि भाई जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे कंडक्टेंस बढ़ेगा, और ऐसे इन्फिनाइट आप डाइल्यूशन मतलब इन्फिनाइट कंडक्टेंस यहाँ से लैम्डा मोलर इन्फिनाइट निकाल सकते हो। एकदम सही है ना, यहाँ से हम लैम्डा मोलर इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। लेकिन अब सुनना एक बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो समझ में आ गई चीजें, अब वीक का क्या, अब वीक का क्या है ना, अब सुनना, हाँ एकदम सही है। अब सुनना नेक्स्ट में, अब वीक का क्या, तो बोलेंगे वीक के केस में भी जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, वीक का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। सुनना, वीक के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन हुआ तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनने लगे। पढ़ा था ना अपन ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन करा नंबर ऑफ आयंस यहां से इंक्रीज होने लगे, मतलब अल्फा इंक्रीज हो रहा था, डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ आयंस बने, तो कंडक्टेंस एकदम से रैपिड इंक्रीज हुआ। 2 वर्ड यूज होते हैं, ग्रेजुअली, रैपिडली। क्या मतलब, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बोले तो धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि पहले कंडक्टेंस सपोज करो आप, यहाँ कोई कंसंट्रेशन है, ये कोई कंसंट्रेशन है, तो कंडक्टेंस और बढ़ा, ठीक है मैम। सपोज यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है, ये रही, तो इसके लिए कंडक्टेंस ये इंक्रीज हुआ, ठीक है मैम। फिर बोला यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है, तो ये कंडक्टेंस आपका ऐसे इंक्रीज हुआ, इसको बोल रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जिसको प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है कि पहले कंसंट्रेशन कुछ है तो कंडक्टेंस कुछ है, फिर कंसंट्रेशन कुछ, फिर कंडक्टेंस कुछ, तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक पहुंचते जा रहे हो कि कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके आप रुक गए, आप कंसंट्रेशन एकदम लो कर दिया, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेना और लैम्डा मोलर इन्फिनिट तक पहुंच जाना, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज होना। अब ये कहता है रैपिड इंक्रीज होना, वो क्या है, रैपिड ये है कि जैसे आपने कंसंट्रेशन कम करी, इतने आयंस बढ़ गए कि कंडक्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो गया ऐसे, और इतना इंक्रीज हुआ रैपिडली। ऑल्दो मैं अपनी बात में एक और स्टेटमेंट ऐड कर रही हूँ, रैपिड इंक्रीज हुआ लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं हो जाएगा कि इस स्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो जाए, है कि नहीं, इतना भी इंक्रीज नहीं हो जाएगा वीक का कंडक्टेंस कि स्ट्रॉन्ग से ऊपर चला जाए। भाई स्ट्रॉन्ग से तो नीचे नीचे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग से ऊपर नहीं जाएंगे, बट अपने आप में अपना कंडक्टेंस वीक का थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक इंटेलिजेंट, तो ये वीक था, एवरेज बन गया अब, है कि नहीं। भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट की टक्कर नहीं कर सकता, बस वीक से एवरेज स्टूडेंट बन गया कि इसका कंडक्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो गया, और ये जा रहा है पैरेलल, ये जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट। डन है ना, ग्राफ से वी कैन नॉट कैलकुलेट। अब इसका ऐसे जाना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन आती है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, इसलिए कि रैपिडली इंक्रीज हो गया, तो उस रैपिड को हमने ऐसे समझा दिया। एकदम सही है। स्ट्रॉन्ग के केस में स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, जिसको हमने कौन सी y इक्वल्स टू mx, जिसको बोला डिबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन, उससे समझा दिया। दोनों एकदम बढ़िया से क्लियर, जिंदगी में तुम्हें नेट तक काम आएंगी ये चीजें, गेट तक काम आएंगी, इसलिए अच्छे समझ लो। क्लियर है ना एकदम। अब चलते हैं हम आगे कि इसका तो रैपिडली कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया। अब सुनो, तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कोलराउश लॉ, वो क्या थी, पहले तो बताओ कोलराउश लॉ क्या थी, अब इस पे आती हूँ, और फिर आऊंगी मैं नेक्स्ट पे कि कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन क्या है। सुनना आप नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम हम ना लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस भी कहते हैं ना, इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस, मैक्सिमम कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं। तो बोला मैम ये लैम्डा मोलर इन्फिनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी, या कर पा रहा था, वीक के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, जिसकी हमने मदद ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी मदद ली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प ली, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हमने लैम्डा मोलर इन्फिनाइट कैलकुलेट कर लिया कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बात क्लियर है ना। आगे सुनना, तो ये जो आपने किया ये कोलराउश लॉ से किया था, या आपने जो काम कर पाए आप, ये आपने कोलराउश लॉ से ये काम किया था। डन है ना।
कोलराउस लॉ से हमने किया था। तो ये कोलराउस लॉ की ना एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये एप्लीकेशन है। कोलराउस लॉ एग्जैक्टली ये नहीं है, ये तो एप्लीकेशन हुई ना, है कि नहीं? समझ पा रहे हो क्या बात है कि आप वीक का लैम्डा मुलर इन्फिनाइट कैलकुलेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो ये तो उसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ ना, किसको कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, है कि नहीं? किस किस को समझ में आई मेरी बात? नहीं अंशुमन, इक्वेशन अलग से नहीं आनी चाहिए, इक्वेशन एज सच है भी नहीं वीक के लिए, बस हम स्ट्रॉन्ग की ही यूज करते हैं लैम्डा मुलर इन्फिनाइट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इन्फिनाइट कंडक्टेंस, ठीक है? अलग से इक्वेशन नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, किस किस को मेरी बात समझ में आई कि कोलराउस लॉ आपको लिमिटिंग कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल पा रहा है? ये तो एप्लीकेशन हुई ना कोलराउस की, ये तो अच्छाई है उसकी, है कि नहीं? समझ गए ना, ये तो उसकी एप्लीकेशन है। आगे सुनना, तो ये तो एप्लीकेशन है। एग्जैक्टली कोलराउस लॉ क्या है? एग्जैक्टली कोलराउस लॉ क्या है, कौन बताएगा मुझे? कल मैंने बहुत चीख चीख के खींच खींच के बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार कोई भी स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कोलराउस लॉ है क्या? बस एक बार कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दे कि कोलराउस लॉ क्या होता है, बोलो। क्योंकि बहुत समझाया है, बहुत बोल बोल के एक्सप्लेन भी किया है, एग्जाम्पल भी लिया था एसिटिक एसिड का, याद है कि HCl NaCl और आपका वो था एसिटिक सोडियम एसिटेट, उन तीनों से बनाया था, अगर किसी को याद है तो लास्ट लेक्चर एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। सिर्फ ये बता दो कोलराउस लॉ बोलता क्या है, क्या होता है ये? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन कह सकते हो, ठीक है, और कोई बेटर एक्सप्लेनेशन? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इन्फिनाइट कंडक्टेंस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है नहीं, मैक्सिमम डाइल्यूशन, ठीक ठीक। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है भाई, आ जाओ, सारे लोग एक ही बात बोल रहे हो। सुनना, कोलराउस लॉ ये है, कोलराउस लॉ क्या बोलता है आपको, इसके लिए आप एक दो वर्ड जैसे यूज कर रहे हो वो इनफ है इसको पूरा एक्सप्लेन करने में कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है इन्फिनाइट डाइल्यूशन का, ये कंसेप्ट है इन्फिनाइट डाइल्यूशन का, ये कंसेप्ट है इन्फिनाइट डाइल्यूशन का। और कोलराउस लॉ आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि जैसे ही इन्फिनाइटली डाइल्यूट हम करते हैं ना, आपके आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। सही बोला ना कि कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम कंडक्टेंस, बोल सकती हूँ ना। ये कोलराउस लॉ आपको ये स्टेट करता है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आयंस हैव देयर ओन आइडेंटिटी, आयंस विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली एंड योर कंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। जो बोला है भले उसको आप लिख लो, नहीं तो कल लिखवाया है मैंने कि कोलराउस लॉ आपको ये समझाता है कि जैसे ही आप इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे, जैसे ही आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, एक्चुअली आपके आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली घूमेंगे। अब उनमें कोई भी इंटरेक्शंस नहीं है, आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस मैक्स होगा, मैक्स। तो मैम क्या ये स्ट्रॉन्ग पे लगेगा क्या? नहीं, समझो तो सही कि कंसेप्ट है इन्फिनाइट डाइल्यूशन का, कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग पे भी बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग का कंडक्टेंस भी मैक्सिमम आएगा, और इसके लिए आप कह सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी एप्लीकेबल है, दोनों पे ही एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग पे भी वीक पे भी। सिर्फ कोलराउस लॉ से अगर कोई स्टेटमेंट लिखना है तो फिर ये लिखेंगे कि कोलराउस लॉ ऐसे समझाता है कि कोई भी कंडक्टेंस है, सपोज करो इन्फिनाइट कंडक्टेंस है किसी भी ए बी का, तो उसको समझाया जा सकता है कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव आयंस प्लस कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव आयंस। क्यों? क्योंकि अब आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, अब ये ओरिजिनल आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि आयंस हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, दे विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टेंस। समझ गए? इसको बोलते हैं कोलराउस लॉ, जो आप दोनों पे एप्लीकेबल लगा सकते हो। ये बात दोनों पे वैलिड है, स्ट्रॉन्ग पे भी वीक पे भी। लेकिन अब ये बात अलग है कि भाई इसका लैम्डा मुलर इन्फिनाइट वीक का डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते या ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसके लिए मदद लेनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग की। समझ गए ना? ये बात हम दोनों के लिए बोल सकते हैं कि चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, जैसे ही इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जाएंगे दोनों का कंडक्टेंस मैक्स हो जाएगा, जितनी उनकी हद है, जितनी उनकी लिमिट है, वो उस लिमिट तक पहुंच जाएंगे। एकदम सही है।
एकदम सही है ना, कि इन्फिनिट डाइल्यूशन वो मार है ना, जो वो ऐसा एक मार है, एक स्टूडेंट पे अगर पड़ गई तो उसका मार्क्स मैक्सिमम आएगा उसके बाद, देन है भाई। तो ये बात है आपके कोलराउश लॉ की। बस कोलराउश लॉ से आप सुनना, पहली एप्लीकेशन, अब आप डालिए हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। 2-3 एप्लीकेशन इससे समझनी है हमें। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। सुनना, इसकी 3 एप्लीकेशन होती हैं बेसिकली, 3 या 4 एप्लीकेशन होती है इवन। लिखना, कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन, सबसे पहली नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 एप्लीकेशन है कोलराउश लॉ से। क्या है वो, एक एक करके सुनते हैं। देखो, पहली एप्लीकेशन कि हम लैम्डा मोलर इन्फिनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मोलर इन्फिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं आपको कल समझा चुकी हूँ, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी। दिस आई हैव एक्सप्लेन यू यस्टरडे, मैं आपको कल समझा चुकी हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग। डन है। ये किसकी एप्लीकेशन है, कौन लेके आया, किसने मदद की, कोलराउश लॉ ने। डन है भाई, इसी को तो यूज किया था ना, सही समझ में आ रहा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन। लिखिए, सेकंड एप्लीकेशन ये आता है डीओडी कैलकुलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन। डीओडी कैलकुलेशन, जो कंसेप्ट आपको भी मैंने पढ़ाए है ना, चाहे इनसे एमएसक्यू बन जाए, चाहे इससे जो मर्जी बन जाए, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक एक बात आपको क्लियर है। डन है ना, बढ़ू आगे। सेकंड आता है डीओडी कैलकुलेशन। तीसरा लिखना आप, थर्ड पॉइंट लिखना कि एसिड डिसोसिएशन, या सिर्फ लिखना कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन। ये है थर्ड टॉपिक। और इसी का फोर्थ टॉपिक लिखिएगा, इसका फोर्थ टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक एक करके बस हमें समझना है। ये चैप्टर जहां यहां पहुंच जाता है ना, कंडक्टेंस पे खत्म होने की ओर होता है बस। इसके बाद में टाइट्रेशंस है, फिर ओवर है। है भाई, तो नोट करना, अभी ये वाला पार्ट मुझे स्टार्ट करना है। ये तो कल समझ चुके हैं, ये स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन डालिएगा। सेकंड, डीओडी कैलकुलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन। रेडी है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करूं। नोट वगैरह तो कर लेते हो ना साथ के साथ, क्योंकि आजकल थोड़ा स्पीडली काम चल रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं आता है यहाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है अंशुमन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि कोई भी जैसे मेटल है, उसके ऊपर उस मेटल की कोटिंग, तो वो कैसे हो सकती है, वो सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस में, जहां पे क्या होता था, कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता था, उससे मेटल उठ के प्रोडक्ट में जाता था, ऐसे प्रोडक्ट में जाते थे। डन है ना, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस की है। चलो लिखना, डीओडी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। डीपीपी के जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे, बढ़िया है, सोल्यूशन देख के समझ में आ जाता है, बढ़िया है। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा, दिक्कत रह जाएगी, तो किसी दिन आप डीपीपी वो लेके, क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूशन आपका सेशन लेके डिस्कशन कर लूंगी मैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब सुनना बात, अब यहां से आता है न्यूमेरिकल पोर्शन। ये समझ गए तो फिर न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे। लिखना, डीओडी कैलकुलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन। सबसे पहली बात, डीओडी किसके लिए पढ़ा जाता है, तो बोलेंगे डीओडी पढ़ा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डीओडी की बात कभी भी स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें डीओडी 1 होता है, पूरा ही टूट गया हो तो कहां से करें डीओडी की बात। तो डीओडी की बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हमेशा वीक के लिए होती है, सही है। तो बोलते हैं वीक है, तो वीक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 अपना फेवरेट, COOH ऐसे लिखा, बोला इसका डिसोसिएशन ऐसे लिखते हैं CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, सॉर्टेड है। अब आगे सुनो, सबसे पहली चीज कि अगर सपोज ये कंसंट्रेशन C है, ये करवा चुकी हूँ पहले मैं थोड़ा सा, कि यहां से लिखेंगे C1 माइनस अल्फा
ये भी सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, करवा चुकी हूँ ना। फिर लिखेंगे अगर के ए यहां से हम इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बोलेंगे ये आएगा सी अल्फा और अपॉन में आएगा सी 1 माइनस अल्फा, कल ही करवाया था शायद। अब बोलेंगे इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना भाई, तो यहाँ से इसको कर देंगे इग्नोर, सी से सी कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा के ए इक्वल्स टू सी, अच्छा एक सी बचा, अल्फा स्क्वायर, डन है भाई। यहाँ से लिख सकते हैं के ए अपॉन में सी और इसका रूट विल बी इक्वल्स टू अल्फा। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी, बस ये रिपीट क्यों कर रही हूँ, यही एप्लीकेशन है। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, सुनना अब नेक्स्ट। अब यहाँ से जो अल्फा है ना, अल्फा, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इस अल्फा को कुछ कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है ना, हाँ बिल्कुल है, ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा। सुनना आप ध्यान से, अल्फा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे भी समझाते हो कि इट इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर सी अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, लैम्डा मोलर सी अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि कितने आयंस टूटे, कितने आयंस टूटे, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी आयंस टूटे होंगे सपोज किसी कंसंट्रेशन सी पे, अपॉन मैक्स आयन जितने प्रेजेंट थे। जैसे अल्फा क्या होता है, एक्चुअली अल्फा फ्रैक्शन होता है, डीओडी क्या है, डीओडी फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मैक्स 1 तक जाता है, सही बोला कि नहीं। अभी समझ जाओगे, जिसको नहीं समझ में आया होगा सुनना वापस। अल्फा एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक फ्रैक्शन होता है, एकदम सही है। ये फ्रैक्शन हमेशा 1 तक मैक्स जाता है, एकदम से ना, फ्रैक्शन का मैक्स लिमिट हद उसकी 1 ही होती है, 1 से लेस रहता है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकता है, एकदम सही। इसका मतलब कितने आयंस आपके टूटे होंगे उनकी वजह से आपका कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन सी पे अपॉन मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो ये एक्चुअली आपको किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से तो बता रहा है कि नंबर ऑफ आयंस जिनकी वजह से कंडक्टेंस है अपॉन मैक्स आयंस। तो एक्चुअली ये जो फ्रैक्शन है यही तो अल्फा है, ये जो फ्रैक्शन है कि भाई कितने आयंस टूटे अपॉन मैक्स कितने थे, यही चीज तो अल्फा है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लैम्डा मोलर सी अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, एकदम सही बोला ना। इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा मोलर सी अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। किस किस को समझ में आया कि अल्फा एक्चुअली फ्रैक्शन है, ये देखो आप, अल्फा एक्चुअली यहां से फ्रैक्शन है कि जितना टूटा और जितना ओरिजिनली था, एकदम सही है ना, कि 1 में से कितना टूटा, ऐसे बोल सकती हूँ। जिस चीज को लिख सकती हूँ नंबर ऑफ आयंस कितने टूटे डिसोसिएटेड अपॉन टोटल आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड तो लैम्डा मोलर सी, मैक्सिमम आयंस लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। इसलिए कहते हैं कि अल्फा का फॉर्मूला ऐसे भी एक्सप्रेस होता है कि लैम्डा मोलर सी अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, डन। ये फॉर्मूला किसका है, बोलेंगे ये फॉर्मूला है हमारे अल्फा का, ये फॉर्मूला किसका है, अल्फा का, सॉर्टेड है। आगे सुनो, अभी कभी आपसे ऐसे बोल दें कि कैलकुलेट करो अल्फा, क्या बोल दें आपसे, कभी क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, आपको ऐसे बोल दिया कि अल्फा कैलकुलेट करो, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा अल्फा कैलकुलेशन का तो मैम ने एक फॉर्मूला लिखवाया था विच वाज लैम्डा सी अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, एकदम सही है। अब सपोज मैं ये आपको दे दूं कि ये कुछ एक्स है, ये मैंने आपको दे दिया कि इट इज एक्स, ठीक है, और ये आपको नहीं दिया, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट मैंने आपको नहीं दिया। सपोज ये बात चल रही है, किसी की भी ले लेते हैं कि एजीसीएल की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है, एजीसीएल की। एक बार यहाँ आओ, देखो, सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया एजीसीएल, क्वेश्चन है ये, है ना, इसके लिए कुछ चीजें आपको गिवन दे दी, क्या दे दिया कि इस एजीसीएल का लैम्डा मोलर सी कुछ एक्स है, ठीक है, और लैम्डा मोलर एजी पॉजिटिव का लैम्डा मोलर इन्फिनाइट एजी पॉजिटिव वाई है, और लैम्डा मोलर इन्फिनाइट सीएल नेगेटिव आपका जेड है। और ये तो आपको गिवन चीज है सारी, सही है ना, ये सब गिवन है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट अल्फा, कैलकुलेट अल्फा, क्या क्वेश्चन आ रहा है, अल्फा निकालो, क्वेश्चन समझे कि कैलकुलेट अल्फा, ये क्वेश्चन है। तुम बोलोगे अरे मैम ने एक फॉर्मूला सिखाया था कि अल्फा इक्वल होता है लैम्डा मोलर सी के और अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट के। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट है एजीसीएल, है ना, ये भी इसकी किसकी बात हो रही है, एजीसीएल, ठीक है, सॉर्टेड है। अब बोलेंगे ये वाली चीज लैम्डा मोलर सी वो गिवन एक्स, तो यहाँ पे आके लिख दिया ये तो हो गया एक्स। अब दिमाग में आ रही ये कहां से लेके आऊं, लैम्डा मोलर सी एजीसीएल तो आता ही नहीं है, मैम ने तो दिया भी नहीं, मैम ने तो एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव दे दिया, ये तो दिया ही नहीं, क्या करूं बोलो। अगर मैम मुझे डायरेक्टली एजीसीएल दे देती ना तो यहाँ पुट कर देती और ये अल्फा निकाल देती, ये तो दिया ही नहीं मैम ने,
उल्टा क्या दे दिया, ये दे दिया। तो आप जानते हो कोलराउश लॉ, और कोलराउश लॉ ये बोलती है कि अगर आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे आके हम ऐसे लिख सकते हैं कि AgCl का जो लैम्डा मोलर होगा वो उसके आयनिक कंडक्टेंस के बराबर होगा। इट मींस आप इन दोनों को सम कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो जो मैंने ये दोनों दिए थे, ये Y प्लस Z, ये दोनों किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl। ये क्या है, ये कौन सी लॉ है, यही तो है कोलराउश लॉ, है ना भाई, यही तो चीज है कोलराउश लॉ, एकदम सही है। इट मींस अच्छा कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन है, तभी तो हम Y प्लस Z लिख पाए। तो यहाँ पे ये मैं इस हेडिंग के अंडर ही आपको पढ़ा रही हूँ, ये देखो, ये मैं आपको इस हेडिंग के अंडर ही पढ़ा रही हूँ कि अल्फा की कैलकुलेशन कैसे करें, इसमें भी कोलराउश लॉ मदद करती है, समझे। इसको मैं पढ़ा रही हूँ अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ, कि जब आपको अल्फा निकालना हो तो आप कोलराउश लॉ की मदद ले सकते हो, समझ गए। इसलिए कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन है ये, क्लियर। बोलेंगे ये हुई कोलराउश लॉ की एप्लीकेशन, जो इस तरीके से हम ऐड कर पाए, ये मदद आपको इसने तो दी है। बोलेंगे ये हेल्प हमको कोलराउश ने हेल्प करी, तभी हम ये लिख पाए हैं। तो एक्चुअली जो डीओडी की कैलकुलेशन है, जो आप डीओडी की कैलकुलेशन कर पाते हो, इसकी डीओडी की, वो किसकी मदद से कर पाते हो, कोलराउश लॉ से। किसकी मदद से कर पाते हो, कोलराउश की लॉ से, ठीक है। तो ये आता है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा विद द हेल्प ऑफ कोलराउश लॉ। डन है, एक एप्लीकेशन ओवर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली ऐसा, समझ गए ना भाई, बढ़ जाऊं आगे, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, हो गई हेल्प, चले आगे। अब बढ़ते हैं, हमारी और कहां कहां हेल्प हो रही है। तो अब आप जरा यहां पे भी आओ, अब आप एक बार ना तीसरी हेडिंग कौन सी है वो देखो, तीसरी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां पे लिखो थर्ड कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के लिए कोलराउश लॉ कैसे हेल्प कर रही है। बोलेंगे मैम देखो रुको, मैम अभी ना आपने एक जगह एक डेरिवेशन किया था, ये रहा, आपने एक डेरिवेशन किया था के का, किया था ना। बोलेंगे आपने डेरिवेशन किया था के का, उसमें कहीं अल्फा आ रहा था, आप एक बार मैम इसी को लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिख दिया के बाय सी, इसका रूट इज इक्वल्स टू अल्फा, लिख दिया। अब मुझे के निकालना है, मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ठीक है। अब इसके बाद बस क्वेश्चन होगा, यहां से मुझे के निकालना है। अब आप मुझे बताओ के निकालने में कोलराउश लॉ कैसे मदद कर रही है। बोलेंगे इनडायरेक्टली मदद कर रही है मैम, दिख रहा है मुझे, कैसे। बोलेंगे अब पता है क्या हो रहा है मैम, अल्फा निकालने में भी हेल्प हुई है अपनी, बस इसको उधर भेज दो। इट मीन्स के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, सही है ना। यहां से के ए आ जाएगा कि सी और अल्फा स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं अपन, कि लैम्डा मोलर सी अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। यही तो था अल्फा, अभी पीछे सिखाया है। बोलेंगे हाँ, बस इसमें हम कोलराउश लॉ लगा देंगे तो ये के भी आ जाएगा। ये आपकी तीसरी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन किसकी है, कोलराउश लॉ की, कैलकुलेशन ऑफ के। कर लोगे ना भाई, जो बोलूंगी वो कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो ना। ये थी तीसरी एप्लीकेशन। इसके बाद मुझे जाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। इसके बाद कहां जाना है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। आराम से कर पा रहे हो सारी चीजें। अब सुनो एक मजेदार बात और मैं ऐड करती हूं, सुनना अब यहां से। 3 एप्लीकेशन कोलराउश की थी, तीनों मैंने आपको पढ़ा दी, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, और ये तो वैसे ही आ गया, डन है। अब मुझे सीधे उधर जाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उससे पहले एक बात सुनना, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सपोज मैंने ये लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है। आपसे पूछती हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी ने अपने से ऐसे पूछ लिया कि H+ की कंसंट्रेशन बताओ, तो अपन बता पाएंगे क्या। सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया कि H+ की कंसंट्रेशन क्या है, वो बताओ, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला मत बता देना, ये तो इतने साइंटिस्ट लोग हैं बोलेंगे सी अल्फा, देख के जैसे मुझे तो दिखता ही नहीं। बोलेंगे H+ की कंसंट्रेशन वो है सी अल्फा, ये नहीं पूछ रही मैं, बोल रही हूँ अगर सी अल्फा आपसे किसी ने कैलकुलेट करवा लिया, H+ अगर आपसे किसी ने कैलकुलेट करवा लिया, क्या उसमें भी कोलराउश आपकी हेल्प कर रहा है। बोलेंगे बिल्कुल कर रहा है, कोलराउश तो भगवान बना पड़ा है। बोलेंगे बिल्कुल हेल्प कर रहा है कि यहां से H+ की कंसंट्रेशन आएगी सी अल्फा, और मैम इस अल्फा में अभी अभी पीछे सीख के आए हैं कि लैम्डा मोलर सी अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। मैम पहले अल्फा निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास में H+ आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली फिर से किसने हेल्प करी, कोलराउश ने।
डन है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या पीएच निकाल सकते हो, पीएच, बोलेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। पीएच होता है -log H+। क्या होता है? -log H+। वो रहा H+, मैम, इसमें अल्फा निकाला कोलराउश से, बस इसे यहाँ पे पुट कर देंगे इस चीज को कि पीएच विल बी इक्वल्स टू -log C अल्फा। और ये अल्फा में कोलराउश की मदद है कि लैम्डा मोलर C अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। डन है भाई। आराम से सारी बातों में हमको कोलराउश ने एकदम मस्त तरीके से मदद कर दी, सारी की सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है। डन। अल्फा भी कैलकुलेट हो सकता है, के भी हो सकता है, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट भी कैलकुलेट हो पा रहा है, H+ कंसंट्रेशन भी हो पा रही है, पीएच भी हो पा रहा है, क्या चाहिए और। डन है भाई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बस ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन होती है यहाँ से ओवर। अभी बस एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद सीधे जाऊंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। डन है भाई। नोट कर लो आप, कुछ नोट करना है, कोई सी स्लाइड नोट करनी है तो पूछ लो, फिर मैं बस क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर चलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। ठीक है, आ रहा है समझ? मजा आया? कितनी सारी चीजें सीख गए आज तुम। चलो नोट कर लो, फिर बस एक क्वेश्चन कराती हूँ। ये डिबाई हकल वाला टॉपिक एक बार ही मैंने वाईटी पे पढ़ाया था, एक बार, है ना, एक बार शायद वाईटी पे पढ़ाया था। आज मैं अपना लेक्चर एक बार वाईटी पे देख रही थी, सर्च कर रही थी, तो वहीं मुझे एक लेक्चर दिखा, वहीं पे मुझे एक लेक्चर दिखा। मतलब फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि वाईटी पे आई हर चीज सही होती है। इतना गलत एक्सप्लेनेशन था उसमें। ऐसा नहीं है कि वाईटी पे जो चीज आई है वो सारी चीजें ऑथेंटिक है। तो इसके लिए भी मैं बोलूंगी कि बी अवेयर, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ी पता है, यहाँ हम तो जज कर पा रहे, स्टूडेंट को थोड़ी पता है, वो तो वही सही मान के बैठ जाता है। इसलिए बी अवेयर, हर चीज जो वाईटी पे आती है वो भी करेक्ट नहीं होती। चलूं आगे? इसके बाद वाली स्लाइड, चलो कर लिया होगा नोट। अब एक क्वेश्चन करा देती हूँ। चलो भाई नोट करो। और और एक गजब बात और बताऊं। एक कमेंट अभी देख रही हूँ कि इससे मैं सिर्फ फिजिक्स वाला पे देखती हूँ, तो एक फिजिक्स वाला पे की भी एक बात बता देती हूँ, वो भी सुन लो। एक बार एक लेक्चर है, एक लेक्चर था थर्मो का। ठीक है, एक लेक्चर थर्मो का है। अभी थर्मो के लेक्चर्स में अक्सर ऐसा होता है, सुनना क्या मजेदार बात थी वहां ना उसमें कभी कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो फिजिक्स के लिए है कि वो केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि थर्मो में इतनी ज्यादा चीजें अपोजिट रहती हैं। अगर आप फिजिक्स की थर्मो पढ़ोगे ना तो साइन एकदम अपोजिट, अगर आप यहाँ केमिस्ट्री की थर्मो पढ़ोगे तो उल्टे साइन। यहाँ अगर हम वर्क डन, ऐसे समझा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि वर्क डन अगर एक्सपेंशन का हम नेगेटिव लेते हैं कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव ले रहे हैं, उनकी दुनिया उल्टी है भाई, एकदम उल्टी। और उस लेक्चर में कहीं मेंशन ही नहीं है कि वो लेक्चर आपका फिजिक्स का है कि वो केमिस्ट्री का है। अब बेचारा स्टूडेंट अगर देख जाए और वो पढ़ जाए तो सोचो क्या हाल हो उसका। मैं एक बार वो लेक्चर देख लिया, है ना, एक एक लेक्चर देखा और एकदम मेंशन भी नहीं कर रखा क्या है क्या नहीं है, केमिस्ट्री का है फिजिक्स का है, और इतने अपोजिट चीजें। मैंने कहा चलो मुझे पता है आज कि ये फिजिक्स है, स्टूडेंट को थोड़ी पता है कि ये फिजिक्स है। अब वो पढ़ जाए तो उसकी तो दुनिया उल्टी हो जाए, है कि नहीं। इसलिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अगर आप वाईटी पे भी देख रहे हैं चीजें तो एकदम ध्यान से देखा करो, ठीक है, हाथ से हो सकता है नहीं तो। चलो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करो। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस of acetic acid, molar conductance of acetic acid at 0.2 molar concentration
0.2 molar concentration and at infinite dilution are 4.8 and 400 Simon centimeter square per mole. 7 centimeter square per mole. Calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation and dissociation constant. वो मेरे पास ना शेयर होते हुए आया कि ये देखो यहाँ कितनी गजब चीज हो रखी है. डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड pH ऑफ सॉल्यूशन सारी चीजें ही पूछ ली आपसे. ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं. पहला ऑप्शन कि 0.08, दूसरा ऑप्शन 0.097 इंटू 10⁻³ एंड 1.2, दूसरा ऑप्शन 0.012 2.88 इंटू 10⁻⁵ और 2.6, तीसरा ऑप्शन कि 0.04 0.056 इंटू 10⁻⁴ और 7.2, और फोर्थ ऑप्शन कि 0.012 2.88 इंटू 10⁻⁵, 3.9. स्टार्ट करिए. अच्छा, फिजिक्स वाली पढ़ ली थी. फिजिक्स वाली थर्मो पढ़ाई बेचारी. और फिर वहां पे खुश और हो रहे होंगे तुम. वहां पे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई होगी कि अरे वाह कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सिखा दिए, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं थे ऐसे. फिर यहाँ ये और फील होता है. वीडियो को लाइक भी करके आएंगे कि वाह इस वीडियो ने तो खूब नए नए क्वेश्चन सिखा दिए, कंसेप्ट भी सिखा दिए, है ना. वीडियो लाइक कर दी, कमेंट भी कर दिया, थैंक यू सर या थैंक यू मैम. इसलिए सतर्क सावधान रहे भाई, गलती से बचे. pH कितना आया? 2 आया. ठीक है, देखते हैं. पोल लगा देते हैं ना, पोल भी तो है अपने पास, याद नहीं दिलाता कोई. चलो भाई पोल लगा देते हैं. टाइम देते हैं आपको 60 सेकेंड्स का. स्टार्ट करिए. पोल इज अबाउट टू एंड, जल्दी कर लो. चलो भाई पोल समाप्त होने वाला है बस. ठीक है, हो ही गया है. करेक्ट आंसर की बात करते हैं. करेक्ट आंसर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हो आप लोग. यू पीपल आर टेलिंग कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल सेकंड ही होगा फिर. चलो सेकंड ऑप्शन सही है. रिजल्ट देखें तो 62%. बाकी लोग किधर गए? सी पे चले गए. क्या डाउट है इनका? सी पे क्यों गए? चलो देखते हैं अभी. लीडरशिप बोर्ड देखें. हितवी का आंसर करेक्ट आ रहा है, नीरज का, अभिजीत का, आकाश, निशांत और कृष्णा का आंसर एकदम करेक्ट है. और भी लोग हैं, माही भी है, गुंजन, अमृद्धि और मलिका का आंसर भी एकदम करेक्ट है. वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया. अब सुनो क्वेश्चन में मैंने ना सब कुछ ही पूछ लिया आपसे, जो जो अभी पढ़ाया वो सबका सब पूछ लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम होता है. जहां कंडक्टेंस वर्ड यूज हुआ है वो क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रो का है, बाकी रेस्ट पार्ट पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन बन सकता है, क्योंकि सारा का सारा आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है.
ठीक है, ये तो ऐसा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रो मिक्स होकर आपका क्वेश्चन रेडी होता है। ठीक है, आप सुनो, तो क्या बोला आपसे कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो लिखना एसिटिक एसिड सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो तो बेटर रहेगा कि ये हो गया एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। सही है, वीक है ये। आगे एट 0.2 कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया और गिवन में लिख लिया कि कंसंट्रेशन मुझे दे रखा है 0.2 m। ठीक है, आगे फिर बोल रहे हैं एट एंड, अच्छा सॉरी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 0.2 m कंसंट्रेशन एंड एट इन्फिनिट डाइल्यूशन आर दिस। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं, कंसंट्रेशन तो ठीक है, आगे लिखना लैम्डा मोलर सी आ रहा है 4.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। और दूसरा बोल रहे हैं कि इन्फिनाइट पे जो आ रहा है वो कितना है, इन्फिनाइट पे जो आ रहा है वो 400 है, तो लिख दिया वो है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट में, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहली चीज आपसे पूछ ली कि अल्फा बता दो क्या होगा, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो और पीएच बता दो, इट मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और एक पीएच पूछा है तो पीएच भी पूछ लिया कि क्या होगा। नंबर बाय नंबर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि अल्फा निकालते हैं, अल्फा होता है लैम्डा मोलर सी अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। सही है, लैम्डा मोलर सी कितना दे रखा है, किसी भी कंसंट्रेशन सी पे जो मोलर कंडक्टेंस है इट इज 4.8, ये तो कर जाएंगी ना, सेम ही यूनिट है। वैसे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ फ्रैक्शन जो कि यूनिट्स में नहीं होता, ये यूनिट्स नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है, नंबर है ये एक सिर्फ। डन, तो ये तो वैसे भी यूनिट्स कट जाएंगी। जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर कितना आ रहा होगा, 0.012 आ रहा होगा यहाँ से कि 0.012। ये हुआ पहला का, है ना। कोई बात नहीं, निखिल, निखिल का आंसर भी करेक्ट है, बहुत सही। अब देखना अल्फा यहाँ से आ गया अपने पास में 0.012। डन, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या निकालना है, के निकालना है। तो ठीक है, के भी निकाल सकते हैं हम। जहां अल्फा आ गया वहां आधी से ज्यादा चीजें तो सॉल्व भी हो गई। अब जहां अल्फा आया अब मुझे क्या निकालना है, के। तो ये सेकेंड पार्ट लिख लेती हूँ, सेकेंड, कि मुझे के निकालना है, मुझे के निकालना। तो के क्या होता है, ये होता है सी अल्फा स्क्वायर। सही है ना, तो बोला के, अभी अल्फा निकाल लिया, ये रहा। सी कंसेंट्रेशन कितना है 0.2, तो यहाँ लिखना 0.2 इंटू में 0.012 का स्क्वायर। सही है, बस इसे अब सॉल्व भी करना था। सॉल्व के लिए मैं आपको कहूंगी कि खुद से कैलकुलेशन करो। जैसे 0.2 इसको लिख लो आप कि 12 इंटू 10⁻³ कितना -3 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ से लिख देना 0.2, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और इंटू 10⁻⁻6, ऐसे कर सकते हैं ना। अब आप इंटू वगैरह कर लो, उसको 2 से इंटू करना आसान है कि 8 8 और 2 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है इंटू 10⁻⁻6, इसको आगे ले आना और आंसर कर देना कि ये आ जाना चाहिए आपके पास में 2.88 समवॉट। तो आंसर आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻⁵, एकदम करेक्ट है। बोल देंगे बी आंसर एकदम सही आ रहा है, समझे ना। ऐसे कर सकते हैं आप। अब कहाँ नीड हुई कैलकुलेटर की, जहां कर सकते हैं वहां कैलकुलेटर हम यूज नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हुआ के। अब आता है थर्ड पोर्शन कि पीएच निकाल दो, पीएच निकाल दो। तो पीएच क्या होता है, बोला पीएच है माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। अब माइनस लॉग एच प्लस कितना है, तो एच प्लस है सी अल्फा, है ना। एच प्लस की कंसेंट्रेशन है सी अल्फा, कैसे पता, ये लिखा हुआ एच प्लस की कंसेंट्रेशन, अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, एच प्लस की कंसेंट्रेशन लिखना सी, यहाँ से अगर सी ओरिजिनली प्रेजेंट था फिर सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। तो बोलेंगे यहाँ से कंसेंट्रेशन चल रही है सी अल्फा, एकदम सही है। तो बोलेंगे यहाँ से आया सी अल्फा, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.2 और अल्फा कितना है 0.012, यही था ना। दोनों चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, अल्फा भी ये रहा, कंसेंट्रेशन ये रही। बस 12 2 24 पॉइंट्स लगा लेना। और 24 का अब लॉग अपन को नहीं पता तो आप लॉग ले सकते हो इसके लिए। और जो वैल्यू आए पावर में, जैसे सपोज कुछ भी आ रहा है कि भाई 24 इंटू 10⁻⁻3 ऐसे लिख रही हूँ, तो आप क्या करो, इसका तो लॉग ले लो, इसको आगे ले आओ कि -3, आसान हो जाएगा काम, बस ऐसे। बाकी आप इसको लिख सकते हो जो भी आ रहा है लॉग एक्स, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका पीएच आ जाएगा, यहाँ से पीएच आ जाएगा। तो जो पीएच आया वो कितना आया, जो पीएच आया वो 2.6 आ रहा है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से लिख देंगे हम कि इट इज 2.6। क्लियर है, सही है भाई। पोल ही वर्क नहीं करता, कभी कभी पोल कभी कभी आलस खा जाता है, बोलो मैं नहीं चल रहा, है कि नहीं। 1.6 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास में, जो भी आ रहा होगा इसको कर लेना सॉल्व। आप बस सॉल्व ही बचा है, ये आ गया पीएच 2.6। सही है जी, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या था इसमें,
ठीक है, बढ़े आगे। अब ये सारा का सारा पोर्शन, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई ना, सब एक क्वेश्चन में डाल दिया और आपने क्वेश्चन करके एकदम खत्म कर दिया। आ गया समझ में? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां हमने सारी की सारी एप्लीकेशन ओवर कर ली भाई, सारी एप्लीकेशन ओवर कर ली। ये भी सीख लिया था कल, या सीख लिया, या सीख लिया, H प्लस PH सब पे क्वेश्चन कर लिया। सभी को समझ आया है? बढ़ू मैं आगे? बोलना भाई, सभी को समझ में आ रहा है? बड़े बड़े अब आगे नेक्स्ट पे चलूं। अब मैं स्टार्ट करूंगी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एकदम शानदार तरीके से। आप बोलो तो मैं स्टार्ट कर दूं। 1.619 1.619 देख लेना भाई क्या आ रहा है। जो आ रहा होगा तुम्हारा वही सही है भाई। pH कैलकुलेट कर लेना। बड़े आगे चलो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सभी को यहाँ से सारी बातें हुई क्लियर? कोई कैलकुलेशन में अटक गया हो, रुक गया हो, गाड़ी रुक गई हो, उसको दौड़ा लेना बाद में जब क्लास ओवर हो जाए, ठीक है? चलो अब सुनना, अभी हो रहे हैं टाइम 1:30 हो रहा है ना, मेरी क्लास है 2 बजे। 15 मिनट में क्लास और ले सकती हूँ, 15 मिनट एक्सटेंड मतलब खींच लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। लिखो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक। लिखिएगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ऐसे लिखो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ से दुनिया भर के डाउट्स जो लोगों के हैं जरा यहाँ से वो क्लियर करते चलते हैं। लिखिएगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सही है? स्टार्ट करते हैं। सुनो, अरे क्या बात है, रैंक 5 आई, बहुत बढ़िया। चलो सुनना आप नेक्स्ट में। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो अब मैं ना अगर आपसे एक बात बोलती हूँ, सपोज एक वर्ड लिखा है स्पेरिंगली, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोला? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, SSS। आप सुनो, सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आप एक बात बताओ, ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा कब से, है कि नहीं? पहले भी आया था ये कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इट मींस ये इनसॉल्युबल होते हैं, या फिर ऐसे बोलें कि इनकी सॉल्युबिलिटी बेहद कम होती है, जिसको बोलती हूँ ये होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे कह सकते हैं ना, इनसॉल्युबल या बेहद ही कम सॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल ही बोल दिया किसी ने कि इनसॉल्युबल सॉल्ट। डन है भाई? आगे सुनो आप। क्या होता है ना, सपोज करो, मैंने ये आपको पहले भी समझाया है, ये बारीकी मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि सपोज करो एक बीकर है ना, अब वो मेरे काम आएगा। सुनना कैसे, सपोज करो आप, मेरे पास में एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या किया, एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया। समझाया था ये मैंने पहले कि एक सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया, वाटर लिया, सॉल्ट लिया और उसको उसमें डिसॉल्व करने की मैंने कोशिश करी। एकदम सही ना? अब बहुत बहुत बारीक बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। सुना, जब सॉल्ट को मैंने पानी में, वाटर में मिक्स किया, ये सपोज एक सोल्यूशन बना लिया मैंने, यहाँ से इसको वाटर में मिक्स कर दिया, है ना? वाटर, जैसे ही वाटर में मिक्स किया इसको, तो 2 बातें हुई। सबसे पहली बात तो ये हुई कि मैम सॉल्ट तो पूरा टूटता है, इट मींस पूरा डिसोसिएट होता है, लेकिन डिसोसिएशन से भी पहले वर्ड आएगा सॉल्युबल। क्या वर्ड आएगा? सॉल्युबल। अब आप सुनना नेक्स्ट मजेदार वाली बात। बोलेंगे अब जब आपने सॉल्ट को पानी में घोला ना, जैसे सॉल्युबल किया, जैसे इसको डाला, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है या फिर अपने पास में है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका मतलब कि ये बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? जिसका मतलब ये निकलता है कि भाई यहाँ पे जाके बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा ऐसे। ये सॉल्ट बोलेगा मैं नहीं जा रहा, है ना, आज मेरा मन नहीं, बोलेगा ये सॉल्ट ऐसे जाके यहाँ पे हो जाएगा सेटल डाउन, और इसका बहुत ही कम पोर्शन सॉल्युबल होगा। सपोज मैं कोई कंसंट्रेशन लेके आई थी, ऐसे सपोज करो कि मैं कोई कंसंट्रेशन C इस सॉल्ट की लेके चल रही थी कि इसको इसमें घोलूंगी, मस्त एक सोल्यूशन बनाऊंगी सॉल्ट का, लेकिन जैसे मैं इसमें आई, इस C का सिर्फ कोई S पोर्शन मतलब कुछ थोड़े से इसके पार्ट सॉल्युबल हो पाए, तो वो सॉल्युबल कंसंट्रेशन ही तो है वो, लेकिन अब उसको बोलूंगी सॉल्युबिलिटी। अब उस कंसंट्रेशन को जो सॉल्युबल हो पाई, क्या पूरी हो पाई क्या? अगर सपोज मैं लेके आई थी 0.2 मोलर कंसंट्रेशन, क्या वो पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्युबल हो गया? बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, होता ही नहीं है, तो है ना, ये तो होता ही नहीं है सॉल्युबल। तो उस 0.2 कंसंट्रेशन का कुछ थोड़ा सा परसेंट जाके सॉल्युबल हो गया, घुल गया, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को ही मैं बोलती हूँ सॉल्युबिलिटी। किस किस को समझ में आया कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी वही कंसंट्रेशन है जो सॉल्युबल हो पाई है, पूरी नहीं होती ना,
इसलिए उसको सी नहीं बोलते, कंसंट्रेशन नहीं बोलते, अब अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो एस है, एस जो एस है वो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी है, वो सॉल्युबल कंसंट्रेशन है, समझे, वो सॉल्युबल कंसंट्रेशन है, जो घुल पाई है वो कंसंट्रेशन है। डन, आगे सुनना। अब सपोज ये जितना भी एस इसमें घुल पाया, बाकी पोर्शन सेटल हो गया, थोड़ा सा पोर्शन यहां से इसमें सॉल्युबल हो पाया। अब जो सॉल्युबल हो पाया है ना, जो सॉल्युबल हो पाया है, बस इसी की वजह से तो कंडक्टेंस होगा। अगर मैंने कंडक्टेंस वर्ड भी नाम ले दिया, कंडक्टेंस वर्ड भी बोल दिया आपको, तो क्या बोलूंगी, अगर मैं कंडक्टेंस पूछ रही हूं आपसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा, उस पार्ट की वजह से जो आपके सोल्यूशन में घूम रहा है, सही है। अगर अपन ने सी कोई कंसंट्रेशन ली थी, उसमें से एस ही सॉल्युबल हो पाई है, तो एस का एस ही आपका कंडक्टेंस शो करेगा। तो अगर मैं पूछ रही हूँ कंडक्टेंस किसकी वजह से है, कंडक्टेंस किसकी वजह से है, तो बोलेंगे सॉल्युबल कंसंट्रेशन की वजह से, सॉल्युबल कंसंट्रेशन की वजह से है मैम इसका कंडक्टेंस। डन है, एक तो ये बात। और एक शानदार सी बात, अब आता है एक वर्ड जिसका नाम आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक वर्ड आता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक वर्ड क्या आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हैं हम केएसपी, क्या लिखते हैं, केएसपी। और ऐसे बोलते हैं कि जैसे अपन सपोज करो एजीसीएल लेके चल रहे थे, एजीबीआर लेके चल रहे थे, जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको लेके चल रहे थे, ठीक है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट जितना भी सॉल्युबल हो पाया होगा, यहां से आया H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, और ये आया Cl नेगेटिव। डन, आप बताना ये कौन सी होंगे कंसंट्रेशन, मैम ये भी S है ना, मैम ये भी S है, और मैम ये भी S है। जितना जितना आ पाए सॉल्युबल हो पाए वो वाली कंसंट्रेशन S, ये भी जितना हो पाया वो भी S। तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना, इसको आयनिक प्रोडक्ट बेटर देन बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट इक्वल कंसंट्रेशन सॉल्युबल तो हुई नहीं ना, थोड़ी सी हुई थी, तो जितनी भी वो कंसंट्रेशन है उसको बोला सॉल्युबल कंसंट्रेशन, बोले तो सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी, और इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट। तो ये हो गया एस स्क्वायर विच इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप सुनना, केएसपी इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और एस होता है सॉल्युबिलिटी, एस होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबल कंसंट्रेशन, जो घुली है वो कंसंट्रेशन, सॉल्युबल कंसंट्रेशन। बढ़िया, समझ में आया ना, ठीक है। तो बोलेंगे ये हो गया सॉल्युबिलिटी, जिसको बोलते हैं सॉल्युबल कंसंट्रेशन, एकदम सही है। तो अब पहले तो केएसपी निकालना सीखें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तो अब तुम सीखो केएसपी निकालना। जैसे एक सॉल्ट लिया AgBr, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, केएसपी में और एस में क्या रिलेशन आएगा। एक क्वेश्चन मैंने ये तैयार किया, आगे सुनना, सुनते ही चलो अभी बस। दूसरी चीज, सपोज करो एक खतरनाक सा सॉल्ट ले लेते हैं जैसे कि Na2SO4, पूछ लिया बताओ इसके केएसपी और इसके एस में क्या रिलेशन आएगा। ऐसे क्वेश्चन तैयार किया कि इसके केएसपी और एस में क्या रिलेशन है। ये नंबर 1 पॉइंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अब आप एक मेरी बात सुनेंगे बेहद अच्छी सी। मैम सबसे पहले ना इसको आप ऐसे डिसोसिएट कर दो कि यहाँ से Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ऐसे, या बेटर इसको कंप्लीटली ऐसे दिखा देती हूँ कि Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, ऐसे तोड़ लो, तोड़ लिया। फिर बोलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी S, मतलब इसकी कंसंट्रेशन S, इसकी भी S, ये भी समझ में आ गया। अब बोलेंगे अब ना मैम ऐसे लिखो कि S और S का प्रोडक्ट, तो ये आ गया मैम S स्क्वायर। अरे ये तो वही है जो पीछे करके आया है, इसको वापस क्यों लिखा है। एक्चुअली अगर मैं कुछ ऐसा लिख देती हूँ, देखो इसी फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ ऐसा लिख देती हूँ कि AX/BY, अब इसको तोड़ो जरा, बोलेंगे ये हो गया XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव, ऐसे तोड़ेंगे ना। अरे मैम अब देखना यहाँ पे, अगर इसकी कंसंट्रेशन S है, इसकी भी S है, तो X से इंटू करो और Y से भी तो इंटू करो। सुनना, अगर मैम ये KSP लिख रहे हैं तो लिखेंगे X इंटू S रेज टू द पावर, ये X कोफिशिएंट पावर सर पे जाती है, और इंटू में Y S रेज टू द पावर Y। मैम ये ना एक्स वाई में मेरे समझ में नहीं आता, अभी आएगा जब वहां पे चलूंगी, अभी सुनना। अब बोलेंगे ये हो गया x की पावर x, s की पावर x, y की पावर y और s की पावर y। डन, एस को साइड में कर लो, बोलेंगे ये आ गया x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ये देखो ये आ गया KSP, ये आ गया KSP। मैम ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी देखो, अभी चलते हैं और उस वाले एग्जाम्पल में अपन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया एक जनरल एक्सप्रेशन। अब जरा मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ Na2SO4 को, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको एक ट्रिक भी दे दूंगी।
क्योंकि मैं तो खुद पर्सनली ऐसा नहीं करती, मेरे को ये याद नहीं रहता, नहीं ये मुझे समझ में आता, मैं तो अपनी ट्रिक से करती हूँ। बता दूंगी ट्रिक, पहले एक बार इसको थरली सॉल्व कर लेते हैं। देखना, बोलेंगे अब देखो मैम Na2SO4 है ना, इसको तोड़ लेते हैं अपन कि 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तोड़ लिया ना भाई, एकदम सही तोड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे अब लिखो मैम कि इसकी कंसंट्रेशन S, इसकी भी लिखना S, ठीक है। फिर लिखा KSP, तो बोला ये हो गया 2S की पावर 2, जो आगे था ना 2S की पावर 2, और यहाँ पे 1 है तो 1S की पावर 1, सही है ना। आगे देखो, बोलेंगे 2 की पावर 2, S की भी पावर 2, 1 की पावर 1, S की भी पावर 1, तो ये आया 4, इसकी पावर 1 तो 1 ही होता है, और S की पावर ऐड कर लो 3, ये आ गया KSP, ये आ गया KSP। देखो कैसे किया, किस किस को समझ में आया अभी तक, देखो एक बार शांति से डाइजेस्ट करो इसको, बताओ किस किस को समझ में आया। ये आ गया 2, आपके 2 की पावर 2 कितना हुआ 4 और S क्यूब, सही है ना, कि 2 लिखा उसकी पावर 2, 1 1 की पावर 1। देखो एक बार इसको डाइजेस्ट करो, बताओ मुझे किस किस को समझ में आया, बोलो भाई किस किस को समझ में आ गया बढ़िया से। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 4S की पावर 3, किस किस को समझ में आया। फिर मैं अपनी ट्रिक थोड़ी सी बताऊंगी, पहले तो आप मुझे बताओ कि किस किस को क्लियरली समझ में आ गया कैसे करना होता है। डायमंड क्लियर हो गया, रवि अभी तो ट्रिक भी नहीं आई। चलो अभी तो ट्रिक भी नहीं आई है ना, सेकंड वाला फिर से लो, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ना, यहाँ आ जाओ। अभी आप मुझे बताओगे अगर AlCl3 है तो इसके लिए KSP और S में क्या रिलेशन आया, KSP और S में क्या रिलेशन आया, ठीक है बताना। अगर AlCl3 है मेरे पास में, रिलेशन बताओ। सेकंड वाला दोबारा बताओ मैम, सेकंड वाला यही ले लो पवन, ये आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, बता दो। मोर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालें, अभी बताएंगे अभिषेक, अभी जो चल रहा है पहले वो कर लो। आयंस में तोड़ लो और फिर देख लो कि आयन की सॉल्युबिलिटी S, दूसरे भी आयन की सॉल्युबिलिटी S, जो आगे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको पावर पे चढ़ा दो, बताओ। क्या आ रहा है रिलेशन, KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन आ रहा है, 9S की पावर 4, सही है क्या ये निखिल, अधिवेश सही बता रहे हो। देखो मैं करती हूँ, आपने बताना कि सही चल रहा था क्या। जैसे AlCl3 को आपने ऐसे तोड़ा होगा कि Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, ऐसे तोड़ा, तो बोला इसकी कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी S और S, जो KSP होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से बोलेंगे ये 1 है ना, तो 1 की पावर और इस तरीके से 1, और इनटू में ये क्या है 3, तो 3S की पावर 3, यहाँ से आया 1 तो 1 ही होता है तो 1S, और यहाँ से आया 9S क्यूब, ये आ गया अपने पास में 9S, अरे 9 नहीं 27S क्यूब, तो बोलेंगे ये आ गया 27S की पावर 4, तो मेरे चक्कर में अभी 9 लिख रही थी, वो आ जाएगा 27S की पावर 4, क्योंकि 3 का क्यूब पूछा, 3 का स्क्वायर नहीं करना, 3 3 जा 9 कर गए, तो 3 का क्यूब बोला है भाई 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आएगा 27S की पावर 3, ऐसे आ जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया 27S की पावर 4। अब सुनना, ये तो मैम आगे समझ में कर भी पा रहे हैं है ना, अब जिसको सेकंड वाले में डाउट था वो आराम से जाके पीछे कर लो सॉल्व। अब सुनो अपनी ट्रिक है ना, अब सुनना अपनी ट्रिक। ट्रिक सिर्फ इतना से बोलती है कि जो भी आपके ये पावर्स, ये जो लिखे हुए हैं आपके कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे चलना। जैसे AlCl3 है मेरे पास, सपोज करो, मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे से जब भी कोई KSP पूछता है मैं इतने सारे स्टेप नहीं करती, मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ क्या है 1, तो 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, S की पावर 4, सीधी बात ना, जो भी कोफिशिएंट है 1 तो 1 की पावर 1, 3 3 की पावर 3, S की पावर दोनों को ऐड कर दो 4, तो यहाँ से बोल देना 27S क्यूब, S की पावर सॉरी 27S की पावर 4, ये लो KSP। स्टेप बच जाते हैं ना, इतने स्टेप क्यों करें कि पहले ये लिखें फिर ये लिखें फिर ऐसे ऐसे इंटू करें फिर लिखे आए, सीधी बात, ठीक है, नो बकवास। कि AlCl3 दिया 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, S की पावर दोनों का सम, खत्म, बस ये आ गया। अगर आपके पास में फोर्थ या पीछे जो सेकंड वाला था उसको सुनना, जैसे सपोज Na2SO4 दे रखा था, क्या करना है,
Na2SO4 1 है यहाँ पे, तो बोला 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 3, ये लो आ गया 4s3। डन। किस किस को समझ में आया? मस्त है, क्लियर है। आफत ही नहीं करनी ना भाई, जो आपके यहाँ लिखा हुआ है, ये जो आपके लिखे हुए हैं, बस इनकी पावर्स लगा दो कि 1 लिखा है तो 1 की पावर 1, 3 लिखा है 3 की पावर 3, और s की पावर दोनों का सम, खत्म। s की पावर दोनों का सम। क्या हो गया? हैंग हो गया ये, जाग ही नहीं रहा है, छोड़ो इसको। Na2SO4 है तो बोलेंगे अगर 2 लिखा हुआ है 2 की पावर 2, SO4 की 1 तो 1 की पावर 1, s की पावर दोनों का सम, खत्म हो जाएगा ना। ऐसे कर लेंगे इसको अपन, मैं तो ऐसे ही करती हूँ ताकि मेरे को इतना सोचना ही नहीं पड़ता, है ना भाई। इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेना कि मैंने क्या समझाया। कल को तुम देखोगे ना, जब 2 महीने बाद आके इसको देखोगे तो बोलेंगे ट्रिक तो लिखवाई थी मैम ने, है ना, और ट्रिक तो ऐसी दिख रही है, पता नहीं बोला क्या था। इसलिए ट्रिक में ऑडियो नोट नहीं होता, इसलिए इसको लिख लेना मैंने क्या समझाया है कि 1 की पावर 1 और ये 3 की पावर 3 और s की पावर दोनों का सम, दैट मीन्स 4। अब ये जब देखेंगे 2 महीने बाद तो पता नहीं चलेगा क्या ऑडियो थी यहाँ, तो ये आ जाएगा 27 s की पावर 4। क्लियर है ना भाई? ये आ गया KSP और s में रिलेशन। अब एक सॉल्ट मैं आपको देती हूँ, आप बताओगे मुझे कि क्या आना चाहिए। 4th नोट करो। अगर आपके पास में आया Al2SO4 होल थ्राइस, अब कोई स्टूडेंट ये भी खतरनाक काम करते हो, अरे तुम तो आग लगा दो ऐसे काम करते हो, बता तुम क्या देखते हो, देखना SO4 ऐसे लिखा ना, बोलते हैं अच्छा Na की तो 2 है, SO4 की 4 है। ये भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। तुम ये मत देखना भाई कि SO4 के ब्रैकेट लग के 1 लिखा होता है, मतलब ऐसे लिखना चाहिए उसको बेटर। तुम ये भी काम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम एकदम खतरनाक लोग हो, तुम कुछ भी कर जाओगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, SO4 देख के देख लेंगे 4 था। अरे SO4 पे ब्रैकेट भी आता है भाई, ब्रैकेट आना चाहिए ताकि तुम्हें दिखे कि 1 है। 108 s की पावर 5, एक आया 16 4 s की पावर 4। पवन सबसे अलग कैसे चल रहे हो? अधिवेश, अरे वाह, 3 लोगों के आंसर है, तीनों के अलग आए। पक्का से ये इनटू में ही गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 3 आंसर तीनों अलग, गजब काम। कुछ भी कर सकते हो, बता रही हूँ ना। KSP कैसे लिखेंगे? 2 आया 2 की पावर 2। अरे अब कोई ये वाला तो नहीं है ना स्टूडेंट कि नहीं पूरा तरीके से करके बताओ मुझे, तो मैं ट्रिक से कर लूंगी अब कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, s की पावर 5, 3 और 2 5। डन है भाई। तो बोलेंगे यहाँ से ये आ गया 2 की पावर कितना होता है 4, 3 की पावर कितना होता है 27, और ये आ गया s की पावर 5। कितना हो गया 27, और ये 7 4 28, 4 2 8, और ये आ गया 5। ये आ गया KSP, ये लो ये आ गया KSP। डन हो गया सभी का, 108 s की पावर 5। क्लियर? अभी 4 ऑप्शन मिल जाए ना अपने को, 4 ऑप्शन मिल जाए तो इंटू करने की भी नीड नहीं है, सिर्फ s की पावर से आइडिया लगा सकते हैं। सपोज आपके पास में 4 ऑप्शन आए, ध्यान से सुनना, अभी इसी के लिए 4 ऑप्शन आते कि s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 5 कि s की पावर 7, सीधे बोलते हैं s की पावर 5 वाला ऑप्शन करेक्ट है, इंटू भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 और 3 5 आना है, तो s की पावर 5 ही आएगा, खत्म काम। समझ गए ना? तो ऐसे कभी कभी ये ट्रिक आपको बहुत जल्दी क्विक आंसर करने में मदद करेगी, है ना। इस ट्रिक से आपके आंसर जल्दी सॉल्व होंगे। क्लियर है भाई? चलो, तो ये हो जाएगा KSP 108 s की पावर 5। अब आते हैं अपन आगे। सॉल्युबिलिटी से पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही था जो KSP और s में रिलेशन बताता है। अब मैं आती हूं नेक्स्ट पे, विच इज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को कैसे रिलेट करना है वो सुनना, अब कंडक्टेंस को कैसे रिलेट करना है जरा वो सुनना। सुनो भाई, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन सुनना जो सॉल्युबिलिटी से आता है। क्या बोलते हैं ना कि अगर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को मैं क्या कर रही हूँ, एक उसका सोल्यूशन बना रही हूँ, तो वो तो जाके नीचे सेटल हो जाता है, बोलता मैं नहीं आ रहा, नीचे जाके सेटल हो जाता है ऐसे, है ना। और थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन आपके सोल्यूशन में आती है, जिसको बोला S और S, कि थोड़ा बहुत जितना सा भी घुला वो सोल्यूशन में आ गया। तो जो कंडक्टेंस होगा मैम इस कंसंट्रेशन की वजह से ही होगा। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होता है, जो भी आयंस आए हैं वही घूम रहे हैं भाई, उन्हीं की वजह से कंडक्टेंस है। तो बोला अच्छा कंडक्टेंस है इस पर्टिकुलर S कंसंट्रेशन की वजह से। अब एक नोट लगा के यहाँ पे बात लिखिएगा, एक नोट लगा के एक बात लिखना कि जब भी हमारे पास में इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, जब भी अपने पास इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा तो उसका किसी भी कंसंट्रेशन पे जो लैम्डा मोलर है वो इन्फिनाइट के बराबर ही होगा।
क्या बोला कि इनसॉल्युबल सॉल्ट में जो आपका कंडक्टेंस है किसी भी कंसंट्रेशन सी पे वो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट के बराबर ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा वैसे ही नहीं टूटता, चाहे मैं किसी भी कंसंट्रेशन पे देखूं वो थोड़ा बहुत ही टूटता है, तो इसको बोलेंगे इसलिए लैम्डा मोलर सी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। अगर उसने आप पे रहम करके वो थोड़ा सा भी टूट गया तो वही वो इन्फिनाइट पे टूटने वाला है, क्योंकि यहां से आपके पास में इसकी सॉल्युबिलिटी ही कम है, थोड़ा सा टूटे, थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, वो हल्का सा डिसोसिएट हो जाएगा। भाई अगर सपोज 80 लेके आए थे या 100 लेके आए थे, 100 में से 20 सॉल्युबल हुआ तो 20 का 20 टूट गया। अब तुम चाहे मेरे को यहाँ पे नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे रख लो, चाहे इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले जाओ, मेरे को तो 20 सॉल्युबल करना है, 20 टूट जाएगा। समझ में आया? तो बोलेंगे अच्छा इनसॉल्युबल सॉल्ट के केस में जो लैम्डा मोलर सी है वही लैम्डा मोलर इन्फिनाइट हुआ करता है। अब सुनना, अगर मैं आपसे ये चीज बोल दूं कि मेरे को ना लैम्डा मोलर कैलकुलेट करना है, सुनना गुमराह हो गए हम तो अरे भी इसको सिंपल लिखना कि लैम्डा मोलर सी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इन केस ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। और थोड़ी सी शांति रखना, फिर से समझाऊंगी इसको। अब बोलेंगे अगर हमें लैम्डा मोलर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या आता है? मैम फॉर्मूला आता है के अपॉन में एम, यही आता है ना। बोलेंगे फॉर्मूला आता है हमारे पास में 1000 इंटू के अपॉन में एम। किस किस को याद है? ये कल ही पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था ना, 1000 इंटू के अपॉन में एम, एकदम सही है। एम बोले तो कंसंट्रेशन। बोलेंगे मैम ये जो एम है ना, ये जो एम है यही तो सॉल्युबिलिटी है, तो बोला ठीक है ऐसे लिख दिया, एकदम सही। ये के क्या है? बोला ये के है कंडक्टिविटी। के क्या है? कंडक्टिविटी। अब कोई सॉल्ट ले लेते हैं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट सपोज करो AgCl है, तो बोला इनसॉल्युबल सॉल्ट की कंडक्टिविटी, AgCl की कंडक्टिविटी, और ये जो लैम्डा मोलर है यही लैम्डा मोलर इन्फिनाइट होगा इसके केस में, तो लिखना लैम्डा मोलर इन्फिनाइट AgCl। सही है जी। अब सुनना नेक्स्ट में, अगर आपसे जो मर्जी पूछ ले, वो सपोज आपसे पूछ ले सॉल्युबिलिटी बता दो, तो उसको बोलना सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1000, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला इज सेम, चेंज कहाँ है? चेंज यहाँ है कि जो मोलैरिटी थी वो सॉल्युबिलिटी बन चुकी। समझते हो ना भाई कि ये थोड़ा सा ही सॉल्युबल होता है, ये हल्का सा ही सॉल्युबल होता है, तो जो जितना सॉल्युबल हुआ वही इसकी कंसंट्रेशन, तो बोला कंसंट्रेशन इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लैम्डा मोलर इज लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, ठीक है। आगे तो बोला अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी है इट विल बी के अपॉन में लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, और हर जगह लिख देना AgCl, यहाँ पे भी लिख देना AgCl। ये लो भाई, ये आ गया आपका फॉर्मूला तैयार। अब एक बार सुनो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहले आपसे S निकलवाता है, पहली मेहनत करवाता है कि S निकालो, फिर दूसरी मेहनत आपसे करवाता है कि KSP निकालो। भाई S आप इस फॉर्मूले से निकाल दोगे, ये वही पुराना फॉर्मूला है, नया कुछ नहीं है यहाँ, ये वही पुराना फॉर्मूला है जिससे S निकलता है। S आ जाएगा तो KSP में तो तुम रिलेशन निकालने में एक्सपर्ट हो ही चुके हो, वो तो तुम ऐसे निकाल रहे हो भाई तेजी से। अभी अभी तुमने पीछे रिलेशन निकाला है कि KSP, जैसे सपोज इसके लिए पूछ लिया, इसके लिए पूछ लिया आपसे, सारी वैल्यूज दे दी और फिर बोला S क्या है, तो पहले S निकाल लो, S आ जाए तो S को यहाँ पुट कर देना, ये जैसे पुट करके सॉल्व करोगे KSP आ जाएगा। तो दोनों चीजें ऐसे सॉल्व होती है, KSP और S इस तरीके से सॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी पूरा खत्म, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पूरा खत्म। दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, या तो S पूछा करता है या KSP पूछा करता है। KSP आपको निकालना शानदार आ चुका है, और S निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये पुराना ही फॉर्मूला है जिसमें ये जो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट है इसकी यूनिट क्या चल रही होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये चल रही होगी। क्यों चल रही होगी? क्योंकि मैंने फॉर्मूला 1000 वाला लिया है ना, सही है। चलो भाई, जिसको ये लास्ट वाली स्लाइड समझ में आई ना वो बढ़िया है, वो इंसान बढ़िया है जिसको लास्ट वाली समझ में आ गई। जिसको नहीं आई अब अगली क्लास में यहीं से रिपीट कर दूंगी। जिसको समझ में आ गई हो वो इसको एकदम वो कर लेना भाई, फ्रीज में अपना जमा लेना एकदम बढ़िया दिमाग में, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो इसको स्टोर कर ले, जिसको ये वाला सीन समझ में नहीं आया वो अगली क्लास में सुन लेना, रिपीट करूंगी फिर। धीरे धीरे पढ़ाओ, बहुत स्पीड हो रही है। अच्छा जी चीकू जी, यहाँ मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, 51 हो चुके, अगली क्लास में मेरी 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए, ये इसलिए समझाया इतनी तेजी में ताकि डीपीपी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अटको नहीं। जिसको आ गया होगा बढ़िया समझ में वो क्वेश्चन कर लेना, जिसको नहीं आया होगा ये स्लाइड नेक्स्ट में रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो इसलिए समझाया ये ताकि आप अटको नहीं। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, ये अपनी सारी एप्लीकेशन और सब कुछ खत्म होता है किसका? कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, कोलरॉच लॉ सब ओवर है। क्वेश्चंस इसके पर्टिकुलर के अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब मैं जाती हूँ भाई टुवर्ड्स नेक्स्ट क्लास। आप लोगों को बढ़िया आज चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें आज मैंने कंटेंट खूब सारा पढ़ाया आपको, बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि एग्जैक्ट पूरे 2 पे क्लास खत्म हो रही है, 2 घंटे में खूब कंटेंट होता है। अब इन 2 घंटे का कंटेंट प्लीज प्लीज और प्लीज रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना,
ठीक है ना। और क्वेश्चंस कर लेना, डीपीपी के क्वेश्चंस अब आपसे हो जाएंगे, अब आप कर लेना। और हाँ, टॉपिक अपना प्लानर के अकॉर्डिंग चल रहा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो उसका अगर क्वेश्चन गलती से डीपीपी में आ गया हो, घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया, अगला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क आज, होमवर्क रवि डीपीपी है आपका होमवर्क, फिलहाल मेरे पास अभी होमवर्क नहीं है ना जी। चलो अब टाटा बाय बाय कर दूं, जाऊं मैं। अब कल क्या है, फ्राइडे, कल जैन सर की क्लास होगी, कल मेरी क्लास नहीं है। सैटरडे में मिलूंगी, स्पेशली आपकी एक क्लास है बस, मेरी और कोई क्लास नहीं सैटरडे में, ठीक है। तो सैटरडे में मिलेंगे, थोड़ी सी क्लास को एक्सटेंड भी करेंगे, इसलिए माइंडसेट बना के आना, थोड़ा सा लंबा खींचूंगी, ठीक है। चलो जी, आप रिवाइज कर लेना, डीपीपी कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, अपने आप को तैयार रखना मस्त तरीके से, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक जो मर्जी लेके बैठना सैटरडे में, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, ठीक है। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।